शार फैसल का कितना हिस्सा केएमसी के पास है, जो आपकी सियासतदानों के पास है, सिविलियंस के पास है, ये बता रहा हूँ। एफटीसी से लेके कारसाज तक, इससे आगे है फैसल कंटोनमेंट, एफटीसी से पहले है ये कराची कंटोनमेंट के पास। तो जब भी आप गुजरे ना जहाँ पे आपको फ्लोर नजर है तो गाली उसी बंदे को दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जी आप फैसल कंटोनमेंट के इलाके से गुजर रहे हो और आप गाली जो है वो मुर्तजा भाब को दे रहे हो। गूगल मैप पे मार्क करवा दे उसको यार। कारसाज के बाद जो गाली आपने देनी है वो देनी भी दिल में। ख्याल से बेहतर है कि कराची वाले अपनी किस्मत तो कोस लिया करें। कराची को समझना है तो आप जौहर अंडर पास से गुजरे कभी तो आपको पता लगेगा, आप इतना हिलेंगे कि आपको सब समझ आ जाएगी। मतलब इतना वो अजीम अंडर पास बना के बिलावल भुट्टो को उसका इफ्तिताह करना पड़ा। एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो कहते हैं कि इसके नीचे पानी की लाइन में कुछ मसला है तो हमने पेवर ब्लॉक लगाए। तो वो पानी की लाइनें सही करना किसका वो काम है? कभी आपने सोचा कि हमारे यहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर को फाइन हुआ होगा? रोड चेकिंग होती है, क्वालिटी चेकिंग होती है। कराची शहर में से डामर डाला जाता है। हम लोग फिनिशिंग भी डिजर्व नहीं करते। हमारे यहाँ ना कैटाइज होती है, सॉरी ना हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती है। हमारे यहाँ कुछ नहीं, ये काम तो हमारे नसीब में ना, बट डामर देती है ना, गाड़ी चलाओ बस, चलो इतना बहुत है तुम्हारे लिए। मतलब बिल्कुल इस तरह ट्रीट किया था, चलो हिट निकलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑफ द स्कूल के इस पॉडकास्ट में कराची के हवाले से कुछ बात करेंगे और एक दोस्त सहाफ़ी मौजूद है हमारे साथ, शहरयार अली जाफरी साहब। इन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ काम किया और इसी तरह से बहुत से सहाफ़ती इदारों के साथ काम किया, लेकिन इनकी जर्नी जो प्रोफेशनल है उसमें ख़ास बात यह है कि कराची पे जो मसाइल होते हैं कराची के, उन पर इनकी बड़ी दस्तरस है, बहुत गिरफ़ है और इनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है कराची के हवाले से। अभी हम जब गुफ्तगू करेंगे इनसे तो आपको मालूम होगा। लेकिन शहरयार भाई बहुत से समझदार पाकिस्तानियों की तरह से अगले महीने कुछ और दुनिया देखने के लिए भी जा रहे हैं। तो लाजिम हो गया, अब ऐसा लगता हो गया। तो कहाँ जा रहे पहले ये तो बताएं। कराची छोड़ के इरादा तो ये है कि मास्टर्स किया जाए लंदन जाके। पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक सहाफ़ती जोशो खरोश था कि सहाफ़त करनी है, वो थोड़ा कम क्या हो गया, ठंडा हो गया। जैसा माहौल है अब वैसी सहाफ़त भी नहीं रही। आप इंशाल्लाह लंदन जाएंगे तो लंदन में भी कुछ चीज़ें आपको कराची की याद दिलाती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें हैं। मेरा एक साल गुजरा लंदन में मास्टर्स के लिए, तो कराची बड़ा याद आया। बल्कि मैंने वहाँ जाके देखा कि यूके में लंदन ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर कराची वालों का दिल लगता है। नहीं, और कराची का मरकज़ तो असल में लंदन ही बैठा है। अरे यार आप ख़तरनाक बातें कर रहे हैं। चलिए बाहर अब हम जरा मसले पर आते हैं कि देखिए कराची का मसला है क्या, वो आपसे हम जानेंगे। लेकिन एक बात मैं अगर साथ ऐड करूँ, इन सालों में मैंने देखा कि कुछ हमारे दोस्त और बड़े अजीज़ दोस्त और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी मेरे दिल में, उन्होंने ऐसी गुफ्तगू भी हमसे की कि जैसे लगा कि जो हम कराची वाले ना, यही सबसे बड़ा मसला है, मसले की जड़ हम है। जैसे कि वो एक बात हुई थी कि भाई ये स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं, ये खुद ही अपनी सड़कें ख़राब कर लेते हैं, ये अपनी खुद ही तारे काट देते हैं, ये पतंग भी, अब तो पतंग भी कट गई। तो ये जो एक विक्टिम ब्लेमिंग का जो मसला है ना, मैंने एज एन कराची आइट इसको रिसेंटली फेस करना शुरू किया। और जैसे अब मुझे लगता है कि हमें ये बताया जाता है कि हम बहुत नाशुक्रे हैं कराची वाले। कराची में बहुत कुछ है, कराची में बहुत पैसा है, कराची में बहुत कारोबार है, लेकिन चूंकि कराची वाले अपने घर के बारे में इतनी बुराइयां करते रहते हैं कि दुनिया को लगता है कराची बहुत बुरा है। तो कहाँ इसमें सच कहाँ है? सर मैं इसका आगाज़ ऐसे करूँगा कि एक बेहंगम शहर है, ठीक है, और इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। और बेहंगम ही कौम है, हुजूम है, अवाम है इस शहर की। आप अगर हुकूमत से हटके भी इस शहर के मसले मसाइल देखें तो अवाम भी इंटरेस्टेड नहीं है चीज़ें सही करने में ना। जो उनके बस की बात है वो उसको पूरा नहीं कर रहे, या जो उनके करने का काम है वो भी पूरा नहीं कर रहे। हम तो कैसे करें हम? मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ ना यहाँ पे कि हमारे इलाके में शादियाँ होती हैं ना, तो रात भर वो नाचने गाने का और शोर शराबे का मसला होता है। तो एक दिन मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं भी ज़रा मिजाज उस दिन तेज़ था, तो मैंने पुलिस को कॉल कर दी। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, यहाँ पर रोज़ एक शादी होती है और पूरी रात 4-4 बजे तक जगाते हैं। तो पहले तो वो सुन रहे थे, फिर मैंने अपना जब सहाफ़ियाना तारुफ करवाया तो वो 5 मिनट में मोबाइल आ गई। तो मोबाइल आई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर वो जो खाने वाले थे उनकी देग लेकर चले गए वो। तो पुलिस आती है, वो एक देग लेकर चली जाती है, 1 घंटा आवाज़ कम रहती है, फिर आवाज़ बढ़ जाती है। तो अब मुझे बताना कि ये बात ठीक है आपकी कि हम बहुत ज़्यादा कम्प्लिसिट हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन मुझ जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग अगर कभी कोई शिकायत लेके जाते भी हैं, बावजूद इसके कि हमारे तो कुछ असर वसूख भी है, हम तो सहाफ़ती दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो ज़रा पुलिस वालों से आँखों में आँखें डाल के भी बात कर लेते हैं, तो उसके बावजूद ये हाल है। आप थोड़े नाशुक्रे हो रहे हैं ना, 1 घंटे आवाज़ कम तो हुई। लेकिन आप भी आप विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे? नहीं सर, 1 घंटा फिर भी उन्होंने ख्याल किया आपका, ये सोचते थोड़ी देर बाद एक देख ले गए थे ना। हाँ बिल्कुल, एक देख के बदले 1 घंटा, अगर उनकी देखें ज़्यादा होती तो आपको ज़्यादा जो है वो आराम मिल जाता। खैर इसके आपकी बात से अभी कनेक्ट करूँगा। कल ही मैंने एक ट्वीट देखी, यूट्यूबर हैं जुनैद अकरम जी, वो उनकी रिहाइश है गालिबन क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में, जो कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल से आगे जहाँ पे ऑयल टर्मिनल वगैरह है उधर।
तो उन्होंने वीडियो बना के डाली कि जी है रात को 4 बजे जो है वो सारे ऑयल टैंकर्स की लाइन लग जाती है और प्रेशर हॉर्न बजाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कि कोई एक बैंक्वेट हॉल था जो है वो, नाम नहीं लेते, बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाएगा, वो आगे वहाँ पे मूव हो गया है, पहले वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के नज़दीक था। तो वो कह रहे हैं कि रात 4 बजे तक वहाँ भी जो है वो गाना बजाना चलता रहता है। तो उनकी बड़ी एक जेन्युइन और बुनियादी सी कंप्लेन थी, मतलब एक शहरी ये भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो अब आवाम का रवैया देखें, आप किसी हुकूमत का नहीं बता रहा मैं, या किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का नहीं बता रहा, नीचे से लोग आके लिख रहे हैं आप घर बदल लो, आप कहीं और ले लो। कोई लिख रहा है कि एक एलीट ने क्लिफ्टन में घर ले लिया, तो देखो अपनी परेशानी बयान कर। एलीट नहीं यार, उसने बेचारे ने मेहनत से कमा के घर लिया है, तो मतलब वो क्या सुकून भी एक्सपेक्ट ना करे वहाँ पे। आप कह रहे हो घर बदल लो, और घर बदलना है और टमाटर लेना बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। नहीं ये तो देखिए, मैं आपको जो लंदन के बाद हमारी शुरू में तो निकल आई, मैं जब वहाँ पे लंदन गया ना, तो जो मेरे मालिक मकान बड़े अच्छे आदमी, सुल्तान अंकल, उन्होंने बड़ा ख्याल किया। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने देखा जो कचरे के तो बाहर डब्बे होते हैं ना, 4 किस्म के होते हैं, एक फूड बास्केट है और एक जो प्लास्टिक वाले हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और एक होता है जो वहाँ का गार्डन है, उसमें ग्रास और घास फूस जो होता है ना, तो उसकी गाड़ी अलग से आती है, अलग दिन होता है उसका। तो वो गाड़ी नहीं आई, तो 1 हफ्ता गुजर गया। तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट वहाँ की जो थी उसको फ़ोन किया, और वो इतने जो है ना तहक्कुमाना अंदाज से गुफ्तगू की कि जैसे ना क्लाइंट बात करता है जिसको पैसे दे रहा हो अपने सर्विस प्रोवाइडर से। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अंकल आपने तो कमाल कर दिया। कहने लगा नहीं यार, नॉर्मल सी बात है हमारी कि हम टैक्स देते हैं, हम इनको पैसे देते हैं, तो इनका काम है। और यकीन जाने 10-15 मिनट के अंदर वो मेरे सामने गाड़ी आई, और खाली उस घर के लिए जहाँ पर मैं रह रहा था, और वो जो ग्रास का जो था वेस्टेज वो लेकर चली गई कि इनको तकलीफ हो रही है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये किस दुनिया में आ गया हूँ। तो लोकल गवर्नमेंट तो हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान में अगर ऐसा हो जाता तो आपको जाते हुए 500 रुपये का नोट रखना पड़ता है कि भाई बहुत शुक्रिया, एक्चुअली रखना पड़ता है। ऐसा है कि अभी मेरे साथ भी ऐसा एक हुआ था कि यार वो कचरा नहीं उठा रहे थे वो, तो मैंने फिर मुझे हुआ कि यार नहीं अब ये लोग स्पेशली आए तो चलो कुछ रख ही दो इनके। एक आपकी आदत बन जाती है ना कि यार पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको एंटरटेन करें या नहीं करें। तो मेरा भी 1-2 जो लंदन के ट्रिप रहा उसमें मैंने ये चीज़ बखूबी देखी कि अगर वो नहीं लेके गए तो फिर हम गाड़ी में डाल के पूरा वो जो बड़ी डस्टबिन होती है उसको लेके गए। और मैं वहाँ जाके हैरान रह गया कि यार पर्टिकुलर एरियाज़ बनाए हुए कि जी यहाँ पे आपका प्लास्टिक मटेरियल है, यहाँ पे वुडन है, यहाँ पे अगर कोई फर्नीचर वेस्ट है आपका तो वो डालेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट का अलग बना हुआ। मैं वीडियो बना के उसकी लेकर आया, ये 2019 की बात है। मैंने कहा पता नहीं एक अगर मॉडल भी हम बना दें ना कराची में किसी टाउन के अंदर, इसका एक मॉडल हम ऐसा करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले करते, और गालिबन किसी अफसर से मैंने वो शेयर भी किया था। तो उन्होंने कहा सर क्या बातें कर रहे हैं, क्या ख्वाब देख के आ रहे हैं, आप लंदन से आए घूमने जाते ये क्या देख के आ रहे हैं। मतलब इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं। कितना अजीब एक मसला है कि जो हमारी अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े जो लोग हैं, वो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, दुनिया भर देख के आते हैं। उन्होंने कराची को, पाकिस्तान को ऐसा बना लिया कि जैसे ये कोई वेस्ट हाउस है, यहाँ से कमाना है, बाहर जाना है, दुनिया देखनी है। लेकिन ये ख्वाहिश नहीं है कि जो दुनिया में भाई आप मज़े लेके आ रहे हैं, कुछ उसके समरात, कुछ असरात इस मुल्क में भी लेके आए। सर ये चीज़ मैं भी सोचता हूँ। मैं छोटे से छोटा ईरान की क्या वो है मिसाल, आपको पता है इकोनॉमी के लिए कितना वो हुआ है, बड़ी तहजीब है ईरान की, तहजीब अपनी जगह, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए कितने सेटल्ड हैं भाई। आजकल ना लोग सोशल मीडिया पे जुमला काट के कुछ का कुछ बना देंगे आपको। हाँ, नहीं मैं चले ईरान की गुफ्तगू नहीं कर रहा, कर ले मैं थोड़ा सा लंदन की मिसाल ले लेता हूँ। हमारे सारे हुक्मरान, इनकी औलादें सब जाती हैं। बड़ा ईरान की जो आप बात करें वो ज़रा अहम है कि ईरान की इकोनॉमी ख़राब है, लेकिन वहाँ पे लोग और वहाँ के निज़ाम। एग्जैक्टली। अब मैं क्योंकि सहाफ़ी हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन हर वक्त आपकी जो है वो खुली रहती है। सिर्फ फुटपाथ ही चलते हुए ऑब्जर्व कर लेता है बंदा कि यार ये क्या इन प्लेस है सारा सिस्टम, दरख्त किस तरह लगाए हुए हैं, मतलब एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब ईरान जो आपने देखा वहाँ पर उनके गवर्नेंस, उनका मैनेजमेंट सिस्टम, हम बात कर रहे हैं उनकी गवर्नेंस मॉडल की ना। सर मैं तो सिर्फ उनको हॉर्टिकल्चर सिस्टम था ना वो देख के मैं हैरान रह गया था कि जो ब्रिजों के साइड पे जो एक आइलैंड निकल के आता है हमारे यहाँ, जैसे ये जेल रोड का ही आपने देखा कितने अरसे मलबा पड़ा रहा है, फिर किसी को जोश जागा जी यहाँ पे दरख्त भरने और अर्बन फॉरेस्ट भरने यहाँ पे अचानक से तो बहुत भुगतते हैं। मेरा रोज का रूट है, क्या बताऊं, खंडरात है जेल रोड के सामने से, सब खंडरात है, पुल पे चढ़ना अज़ाब है, आपका चेहरा ही बदल जाता होगा घर आते आते। और दुनिया का अनोखा डिजाइन है ये, 1.5 पुल है, मतलब ये पूरा 2 साइड आधा आ रहा है, और आप 1000 बार गुजर चुके होंगे लेकिन अभी भी कंफ्यूज होते होंगे कि मुझे इधर चढ़ना है या उधर चढ़ना है। तो वो असल हम तो रोज जाते हैं, मैं अक्सर रात को लोगों को देखता हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना जब वो जेल की तरफ से आए होते हैं, भाई अब कहाँ चढ़े, अक्सर रॉन्ग उतर रहे होते हैं। हाँ, वो उनको कभी कुछ कहो तो कहते हैं सर हमें पता ही था, हम तो यहाँ चढ़ गए। ये दुनिया का अनोखा डिजाइन है जेल का, शाकार है ये। तो आप ईरान का बता रहे थे। ईरान का मैं कहता कि मेरी अपनी जो थोड़ा सा मुझे मज़ा आता है वो दरख्त पौधे ये देख के ना, मैं ग्रीनरी एंजॉय करता हूँ। कराची में रहे में तो ऑब्वियसली इतना कंक्रीट देखते हैं तो हम इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो मैं सिर्फ ये देखता था कि किस सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने प्लांटेशन की हुई है, किस किस किस्म के उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, और क्या उसमें एक्जॉटिक प्लांटेशन भी होती है नो डाउट, वो
कम की जाती है, लेकिन एक्जॉटिक भी थी, मौजूद थी। लेकिन जो उनके नेटिव ट्रीज है, नेटिव प्लांटेशन है, उन्होंने की हुई थी, अपनी जगह इंटैक्ट थी। हालांकि मैं उनके उन एरियाज में भी गया जहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई हार्श एरियाज है। मैं यज़्द का नाम लूँगा, या नीचे और साउथ के अंदर इस्फहान के जो निचले इलाके हैं वहाँ भी बारिशें कम होती है, लेकिन उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से ड्रिप इरीगेशन के तरीके से अपना वो सिस्टम निज़ाम चला रहे हैं कि हरियाली मौजूद है। फिर वहाँ एक थोड़ा पिकनिक का निज़ाम हमने देखा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के आएंगे तो बहुत काफ़ी अरसे तक ना वहाँ पे हरियाली चल रही है। तो आपको नज़र आएगा कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लोग जो है बाहर उतर के फैमिलीज चादर बिछा के बैठे हुए। तो एक पिकनिक सिस्टम वहाँ पे भी है। वो आपने सऊदी अरब में भी अगर गए होंगे तो वहाँ भी हमने नोट किया कि रस्तों के अंदर लोग इस तरह पिकनिक में, तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिया हुआ होता है। सहरा में फूल खिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ आप तो हमारे यहाँ तो एक बात मैं कहता हूँ कि अगर आप बाहर घूम के आओ तो पता लगता है कि हमारे तो मसले मसाइल ही दूसरे हैं यार। अब तो ये हाल हो गया। लाहौर अगर हम चले जाएं, और जाता रहता हूँ लाहौर में, तो लाहौर से आने के बाद ना कराची अजीब सा लग रहा होता है। अच्छा, एक ज़माना था कि मेरा ख्याल है आपका भी यही इस पे ओपिनियन होगा कि लाहौर हम जाते थे तो हमें पहले जेलिसी होती थी। अब मुझे जेलिसी नहीं होती है, मुझे खुशी होती है कि यार चलो कम से कम एक शहर तो है। मेरा तो एक बड़ा ही एक रोमांटिक सी फीलिंग आ जाती है लाहौर के, यार क्या जगह है। बहुत सही बात कर रहे हैं कि वाकईतन ये मेरी भी फीलिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक हसद सा होता था यार, इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और हमको क्या हो गया। अच्छा, अब हम तो इतना खंडर बन गए ना कि शायद हम हसद करने भी क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो किसी उस पर खाते में ही ना। और लाहौर मेरा काफ़ी फ्रीक्वेंट चक्कर लगता रहा पिछले 2-3 सालों में। लाहौर जाके मुझे एक चीज़ अंदाज़ा हुई कि कोई इस बात को बुरा ना मनाए, मैं भी ये मुझे ऐसा लगता रहा कि एक मशीन है, कोई आप समझे टेक्सटाइल की या किसी चीज़ की, इससे प्रोडक्ट तो आप निकाले जा रहे हैं, लेकिन मशीन के हमारे पाकिस्तान में तरीका होता है ना, सफाई नहीं करते, ग्रीसी ये वो। तो कराची के हालात ना मुझे ये लगते थे। अच्छा, लेकिन हमने ओवरऑल रोना धोना कर लिया कंपेयर कर लाहौर से, ईरान से, लंदन से, सऊदीया से, लेकिन अब हम सिर्फ कराची को समझना शुरू करते ना कि ये तो हमने तले एक नोहा पढ़ लिया। मैं बताता हूँ ना, अब कराची को समझना है तो आप जौहर अंडर पास से गुजरे कभी तो आपको पता लगेगा, आप इतना हिलेंगे कि आपको सब समझ आ जाएगी। मतलब इतना वो अजीम अंडरपास बना के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को उसका जो है वो इफ्तिताह करना पड़ा। तो मतलब क्या ही वो अजीम शाहकार होगा। और उसके बाद कितनी शिकायतें लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो कहते हैं कि जी इसके नीचे पानी की लाइनों का कुछ मसला है तो हमने पेवर ब्लॉक लगाएं। तो वो पानी की लाइनें सही करना किसका वो काम है? आप सिस्टम को इस तरह सही करें ना। और ये वैसे मतलब मैंने तो शायद पहला पथरीला अंडरपास देखा है कि जिसके अंदर गाड़ी डोलती रहती है। अगर आप मोटरसाइकिल पे हो तो बड़ा खतरनाक है। अगर कोई जौहर के अंडरपास से जो नया अंडरपास सर 1 अरब रुपए का बना है, बहुत ध्यान से वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाएं, क्योंकि अगर आपकी जरा से मोटरसाइकिल स्लिप हुई तो बहुत बुरा करेंगे। कितने का बना है ये जौहर? 1 अरब रुपए, 1 अरब रुपए का बना है। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग एवल्यूशन कुछ भी होगी, क्या होगी, लेकिन आप कुछ प्रेजेंट कहाँ से इंपोर्ट किए थे? इंपोर्टेड पत्थर ये मेरे ख्याल है 2000 साल पुराने हैं। ये हमने रोम से मंगाए हैं। से तो नहीं, ये सर रोम से आए हैं डायरेक्ट। ये रोमन एम्पायर के बच्चे। बड़े अफसोस की बात है। हम चीज़ों को लाइटर नोट पे यहाँ बात करते हैं क्योंकि हमारा एक तालीमी चैनल है। लेकिन ये बहुत दर्दनाक है मसला है। मैं अभी मुझे हबीब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के लिए बुलाया, एक गेस्ट लेक्चर था। तो वहाँ पे मैं जब जा रहा था तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है गाड़ी को। मुझे लगा शायद टायर पंचर हो गया या गाड़ी हिल रही है। तो वो नीचे देखा तो मालूम हुआ कि भाई ये तो पूरा पथरीला अंडरपास है, जो कि शायद जो है ना यूनेस्को की हेरिटेज साइट में किसी वक्त जो है वो शामिल हो जाए। मेरे बात तो आपकी वजह है, क्या पता ऐसा हो जाए। हमारे हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं कि उनको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि ये क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं खुदाई के बाद। लेकिन इससे एक बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अजीबोगरीब है। दुनिया अब जान छुड़ा रही है अंडर पासेस फ्लाईओवर से। ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है ये बनाने की? अच्छा, इस पर कौन चलेगा यार? इसके पास हल तो हो गया ना इतना। सर क्या मसला है इसके ऊपर? जाएगा क्या कौन? आपके पास अगर गाड़ी या बाइक नहीं तो आपके किसी काम का है वो अंडरपास? टैक्स पेयर तो आप भी, अगर आप इनकम टैक्स नहीं भी है तो आप मोबाइल का कार्ड खरीद लो। इधर आया नीपा इधर वो तो रेड लाइन बना रहे हैं, वो क्या बन रही है? तो सर आप उसको प्रेफर करें ना। आप कोई मास ट्रांजिट सिस्टम मेगा कराची को क्यों नहीं दे रहे? क्यों कराची के एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको कोई ट्रेन सिस्टम नहीं मिला हुआ? दुनिया के हर एयरपोर्ट पे मौजूद है। हर एयरपोर्ट पे शटल चला दे, शटल चला दे जो कि कनेक्ट कर दे आपको मास ट्रांजिट से। क्यों ऐसा होता है कि जी मैं कराची एयरपोर्ट से बाहर आऊँ और मुझे लेट्स से मैं कोई फॉरेनर हूँ, मुझे शार फैसल तक आना है या मुझे और उससे आगे आए चंडीगढ़ रोड तक जाना है या इवन पोर्ट तक जाना है या और किसी कहीं भी जाना है मेरे पास क्यों नहीं है कि यार मैं बाहर निकलूं और मैं वहीं से ट्रेन का टिकट लूं और जो है मैं रवाना हो जाऊं अपने रास्ते। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब फ्री शटल सर्विस चल गई है, मैं बैठा हूँ उसमें। क्या आप उसके अंदर बैठे हैं और वो आपको किसी क्या वो मेट्रो स्टेशन तक लेके आ जाती है वहाँ पे? तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है ऑल्टरनेटिव स्पेंडिंग हो रही है? शायद उसकी वजह ये है कि वो कराची जो है वो शहर इक़्तिदार नहीं रहा, पहले कैपिटल था। वो पैसे तो अभी भी लग रहे हैं। हाँ ये मसला तो आप अपनी स्पेंडिंग को वाला कैपिटल तो है सर उधर माल बना लो यार। मैं कहता हूँ इधर से अगर आप कहते हैं बुरा नहीं बनाए, कोई माल बना रहे हैं अंडरपास है उधर से, इधर से भी बन जाएगा यार।
इधर से भी सर तरीका तो आप बताएगा। मैं नहीं बता सकता, वो इनको खुद पता है। ये लोकल गवर्नमेंट का क्या मसला है हमारा कि ये अब देखें ना, चले अगर हम थोड़ा सा नाम ले ही लें, मतलब हम पॉजिटिव सेंस में कि नेमतुल्ला खान साहब का दौर है वो याद किया जाता है ना कि काम हुआ। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बतौर मेयर जो काम किया मतलब बहुत शानदार है। इस पर लोगों की दूसरी राय हो सकती है दोनों हवाले से, नेमत साहब के बारे में भी और मुस्तफ़ा साहब के बारे में भी। लेकिन जो मतलब एक आम शहरी की हैसियत जब मैं देखता हूँ ना, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में हमारे पास यहाँ पर ये जहांगीर रोड है, ये बना, हमने बड़ी तरक्याती काम होते हुए देखे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स देखे। उस पर भी जाहिर है कि एक पॉइंट है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एटलीस्ट काम तो कुछ हो रहा था ना कराची में। अब पिछले कई सालों से, अच्छा ये हम क्रेडिट देंगे सिंध गवर्नमेंट को, अगर आप दे दें क्रेडिट, कि तो तारिक रोड पे काम करवाया उन्होंने, 3-4 अंडरपास बना दिए। सर मैं सिंध गवर्नमेंट के काम के तरीक़ेकार पे आता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप जो शहरी होता है ना, वो कराची का बड़ा तरसा हुआ होता है। आप एक छोटे मोटे सियासतदान है ना, किसी शहरी के घर के आगे जोड़ते हैं, वो खुश हो जाते हैं, या अगर उसे सलाम अलैक भी कर लेना, वोट आपका पक्का हो जाता है। इतना तरसा हुआ शहर है। नेमतुल्ला साहब ने भी जो काम किया या मुस्तफ़ा कमाल ने भी, वो सारी कॉस्मेटिक डेवलपमेंट थी। ठीक है, नेमतुल्ला साहब के दौर के अंदर आपको पता है कि इजाज़त दी गई कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कमर्शियल कर दिया जाए। ये जो नस्ला टावर का सारा सिलसिला ये वहाँ से शुरू हुआ था, बल्कि था तो इसकी खैर पुराने सिलसिले, लेकिन ये जो अगर आप इसकी स्टोरी में डीप जाएँ तो जितने भी नॉर्थ नाज़ाबाद की आप कमर्शलाइजेशन देख लें, या खालिद अली रोड जाएँ, तारिक रोड जाएँ, बहादुराबाद के इलाकों में जाएँ जहाँ कभी बंगले होते थे, और उनके ऊपर ये जो इतने बड़े शहीद मिलत रोड ले लें, इतनी लाहौर में आपको ये नहीं दिखेगा, उस पर भी बाद में आते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े 1000 गज का घर है सर, नीचे वो सीवरेज लाइन है, पानी की लाइन है, वो तो 10-12 लोगों को केटर करने के लिए ना, उस 1000 गज के बंगले के ऊपर अगर आप बना दें 14-16 मंजिला बिल्डिंग जिसके अंदर 500-600 लोग रहने आएंगे, तो क्या आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे ज़मीन के नीचे वो केपेबल है उसको करने के लिए? नहीं। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इसके एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में दे दूं, एक फिनोमेना होता है अर्बन हीट आइलैंड। अगर विंड फ्लो कर रही है, अच्छा हो क्या रहा है, हमारे स्ट्रिप कमर्शलाइजेशन है, मेन रोड के ऊपर ये बिल्डिंग्स खड़ी हो गई 20-20 मंजिला, पीछे तो घर है 2-2 मंजिला, हवा कहाँ से आएगी? आपके यहाँ 2015 में जो हीट वेव आया था उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि हवा कुछ मिकदार में तो समंदरी शहर है चल रही होती है, लेकिन वो जो चल रही थी थोड़ी बहुत वो भी ब्लॉक हो गई। हाँ, उसमें मेन वजह तो वही थी कि सी ब्रिज कट हो गई थी, वो लो प्रेशर की वजह से, फिर जो ट्रैप हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुनिया भर में क्या होता है कि कमर्शियल जोन्स बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ की गई स्ट्रिप कमर्शलाइजेशन, कि आप लेट्स सपोज साउथ का कोई एरिया लेते हैं, नॉर्थ का लेते हैं, वेस्टर्न साइड का, ईस्टर्न साइड का, भी बता देंगे भाई ये कमर्शियल हब है, या हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, या लेट्स सपोज आप हर टाउन के अंदर कहते हैं भाई यहाँ पे रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। आपने जो ये कवाड़ा किया ना कि यार वैसे ही इल प्लान शहर है, 50s में कभी हुई थी, मास्टर प्लान बनता है उस पर इम्प्लीमेंट तो खैर कोई खाक ही होता है, तो उसके बावजूद अगर आप ये इजाज़तें दिए जा रहे थे तो यार मतलब क्या हो रहा था? अच्छा, आप बताए ना आपकी जो एक सहाफ़ियाना जो आपका सफ़र है उसमें क्या यादें हैं आपकी कराची के हवाले से? जब आप कराची को कवर करते हैं तो एक आम आदमी क्या मसला फेस करता है? मसलन मैं एक छोटी सी बात करूं कि हम चूँकि यहाँ पर अब ऑफ द स्कूल में आपको पता है कि एक वेलफेयर इदारा है हमारा, 2627 अलहमदिल्ला हमारे तलबा तालबात हो गए, तो अब बहुत दूर से भी बच्चे आते हैं। तो मैंने एक स्टोरी यहाँ पे देखी कि एक बच्चा सफूरा गोड से आता था हमारे पास, तो हमारे स्कूल की महीने की फीस 100 रुपये। अच्छा, वो हमें 100 रुपये महीने में देता था। अब वो कहने लगा सर मसला ये हो गया है कि सफूरा गोड से जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो पर डे मुझे कम्यूट कॉस्ट 100 रुपये पड़ रही है। 10 रुपये लगने चाहिए उसके, अगर ये कोई इस मुल्क के हुक्मरान अच्छे हो, ब्यूरोक्रेसी अच्छी हो, 10 रुपये लगने चाहिए। अच्छा, वो आता था यहाँ पे 7 दिन, क्योंकि 5 दिन स्कूल पढ़ रहा है वो, फिर सैटरडे संडे को वो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर कोर्सेज कर रहा है। अब 7 दिन का मतलब 30 दिन आ रहा है वो, 30 दिन मतलब 3000 रुपये वो दे रहा था कॉस्ट कम्यूट में। फिर उसके वालिद साहब ने क्या किया, वो NED यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है, उन्होंने हमारे इलाके में एक घर ले लिया किराए पे। उन्होंने कहा यार देखिए मैं तो चला जाऊँगा बसों में धक्का खाते हुए, लेकिन जो मेरा बच्चा है ना जो 8वीं जमात में, जब ये रोज़ इतना ख्वार होकर वहाँ से आता है, 3000 रुपये से कम्यूट कॉस्ट लगती है, फिर आने जाने में ड्रेन हो जाता है, और बसों में आपको पता है कितने किस्म के अखलाकी मसाइल हैं, और चोरी चराकारी हो रही है, और वालिदैन परेशान रहते हैं। अब मतलब जो शहर पूरे मुल्क को पैसे दे रहा है, मैं वो कोई हाइपर जो है ना कराची वाली बात नहीं कर रहा कि हम कराची मुल्क चला रहे हैं, लेकिन एक द ट्रूथ इज कि ये शहर जो भी मुल्क चला रहा है, वो शहर एक बच्चे को इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता कि वो सफूरा गोड से यहाँ पर जो आप बात करें 10 रुपये में आ सके। सर ये रेड बसेस चलाई है ना आपने, क्यों नहीं आ रहा उससे? उसकी वजह ये है कि आपने कोई एप्लीकेशन ही तैयार नहीं करी उसके लिए। मुझे घर से निकलने से पहले पता होना चाहिए कि अरे फलानी बस कितने बजे यहाँ से गुजरेगी। वो ये लगे मतलब लंदन वाली बात आ जाएगी। अभी हम आ गए ना, नहीं सिंध गवर्नमेंट वाली, आपने कहा कि काम तो करें, ये किया, ओके सही है, काम किया और काम कर भी रहे हैं, प्रेशर में भी। ये जो काम हो रहा है ये प्रेशर में हो रहा है।
कि प्रेशर में दूसरे सूबों में काम हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि 2010, 11, 12, 13, 14 में हम लोगों ने मसाइल देखे कि जैसे 2010 या 9 के अंदर मेरे ख्याल है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हुआ है, मुस्तफा कमाल साहब गए, उनके अपने फ्लॉज हैं, उस पर भी बात हो जाएगी। बाद में अच्छा गए थे, फिर वो बाद में वसीम अख्तर साहब आ गए। वसीम अख्तर साहब तो 2016 के अंदर आए ना, वो जो 5 साल का पीरियड हमने देखा है ब्यूरोक्रेटिक और क्या मसले मसाइल थे, मतलब वो जो सिंध गवर्नमेंट ही चला इतने शहर। बिल्कुल तो उसके दौरान जो क्या होता था, एक जुमला एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए थे ना शहर में, तो उस दौरान इतना पीछे चला गया शहर के, कोई सिस्टम नहीं था ना। चले एक सिस्टम चल रहा होता, वो भले काम नहीं करता लेकिन चीज़ें इन प्लेस होती, ऑटोमेटिकली भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। अब क्या है, सिंध गवर्नमेंट का तरीक़ाकार, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी पे कोई वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हो सकता है ऐसा हो या ना हो, इनको क्या है जी, अचानक से इनको हलूला उठता है कि यार बसें भर देते हैं, बसें भर दी, हज़ारों बसें मंगा ली आपने, सैकड़ों बसें मंगा ली, यार कोई सिस्टम, कोई एप्लीकेशन, बंदा पहले ये तैयारी करता है। हम भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो पहले उसकी तादाद में बसें आई हैं क्या? सैकड़ों तो आई हैं। अच्छा, हज़ारों का तो मैंने मिसालन लफ्ज़ कह दिया, लेकिन भरी दी थी ना। इलेक्ट्रिक बसें आई, वो पार्क हुई हुई हैं, नहीं चल रही हूँ। नहीं, उनके सुना है कि कोई मिट्टी से कोई मसले मसाइल आ गए हैं कि शहर में धूल मिट्टी इतनी है, बिल्कुल उनको एलर्जी हो गई है, तो ये मसले मसाइल हैं। आपकी कोई रिसर्च नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर भी शाहजेब खानजादा के शोज मौजूद हैं कि नासिर हुसैन शाह तकरीबन साल सवा साल से कह रहे थे इतनी बसें आ रही हैं, उतनी आ रही हैं, इतनी आ रही हैं, जो कि खैर टुकड़ों में आई आपने बहुत अच्छा किया, खचाखच भरी होती, देख के खुशी होती है यार लोग ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने बाइकों को छोड़ के इस्तेमाल किया। लेकिन नाज़माबाद वाली लाइन नहीं, ऑरेंज लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये इसमें तो लोग नजर आते हैं। देखिए, इसका सिस्टम इन प्लेस है, ये बनाई फेडरल गवर्नमेंट ने, ये नवाज शरीफ साहब का तोहफा है आपके शहर को। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई स्टेक नहीं शहर में, कोई वोट नहीं था उनका, यहाँ पे बनाई ना, जब नियत होती है तो आप करते हो काम। अब मियाँ साहब की ये है कि वो सड़क बना देते हैं और सड़क अच्छा, एक बात है, आप देखेंगे उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स दिए कराची को। एक उन्होंने दिया कराची हैदराबाद मोटरवे, जो कि चाहते तो जरदारी साहब दे रहे थे अपनी गवर्नमेंट ने 2008 से 2013 में, कोई मसला नहीं था, लेकिन बना देते एक मोटरवे, क्या जा रहा था। दूसरा लियारी एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हुआ था, ये भी मियां नवाज शरीफ के दौर में, वो फेडरल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया। और तीसरा ये ग्रीन लाइन, अच्छा ये भी नहीं गई, प्रॉपर अथॉरिटी बनाई उन्होंने, मेरा ख्याल है KIDCL के नाम से, और उसमें बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के लोग मौजूद थे। फ्लॉज उसमें भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक काम हुआ सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है। अब रेड लाइन बन रही है आपके सामने, क्या सूरत हाल है। ये कौन बना रहा है रेड लाइन? ये रेड लाइन सिंध गवर्नमेंट बना रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। हो सकता है यार सिंध गवर्नमेंट को अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ना मिलते हो, मियाँ साहब अच्छे ठेकेदारों को जानते हो, हम तो वही लोकल वाली बात करें। तो सर फिर इस पे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, हमसे पूछ रहे हैं आके। सिंध गवर्नमेंट को वैसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मिला हुआ है, इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बना दी है उन्होंने, इतना बड़ा तो ठेकेदार उनको मिला हुआ है। आप नाम नहीं ले सकते हमारे पॉडकास्ट पे। क्यों, आपको इश्तिहार मिल रहे हैं? हाँ, नहीं मिलते, अगर मिल रहे हैं तो मैं कहता हूँ एक बार नाम ले लेते हैं ताकि इश्तिहार मिल जाए। डॉन नाम ले सकता है उनका, वो भी अखबार में, टीवी में। मैं कह रहा हूँ ना, हम भी ले लेते हैं ताकि अगली बार आपको इश्तिहार मिल जाए, बच्चों का भला हो जाए। इश्तिहार ही बनाएंगे आप। नहीं देखिए, हम तो बाहर लेकिन ये सारी बातें कोई सियासी मकसद के तहत नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो सर इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता लग जाए कि एग्जैक्ट मसला क्या है। कर रहे हैं इवन तो एग्जैक्ट मसले पे तो है ना, ये तो सारा हमने बताया कि भाई क्या हल बताया कि भाई शहर के क्या करें। एक जज साहब ने कहा था, मैं उनका चलो नाम नहीं लेता, कि कराची का तो हल कोई नहीं है, इसको जर्मनी के वो शायद बर्लिन की मिसाल ली थी कि उसकी तरह धमाके करके उड़ाना पड़ेगा और फिर दोबारा से। वो तो सर उनकी अपनी ईगो थी, मुझे लगता है नस्ला टावर की कोई जो उन्होंने ये बयान दिया था, सिर्फ वो तो उनकी पर्सनल कोई ईगो थी। करना था तो यही काम फिर आप बनी गाला में करते, मेरा ख्याल तकरीबन सेम केस था, वो भी रेगुलराइज आपने किया ही ना ज़मीन को, यहाँ भी करते थे, लेकिन वहाँ लाडले साहब थे, यहाँ पे कोई और साहब थे, यहाँ पे गरीब थे कराची के, जिन्होंने 1100 अरब रुपए भी कराची को नहीं मिले। नहीं तो वो नहीं मिले, वादा हुआ था ना वो PTI के ज़माने में। लगा मिल गए होंगे सर। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, किसी और से पूछेंगे, PTI वालों से पूछेंगे, नहीं मिल गए थे, हमें पता है। अच्छा, मिल गए होंगे। हमारे यहाँ जिद भी तो हो गई है ना सियासी इनको। अच्छा, ये भी तो एक मसला है कि हमारा जो कराची का बजट है वो ऑन पेपर काफ़ी बड़ा है। अब लाहौर के बजट का बता रहे थे आप। लाहौर का तो सर मैं सिर्फ एक, क्योंकि ये नंबर्स बड़े वो होते हैं और मेरी सीधी बात है, मैच बड़ी कमज़ोर है, तभी मैं साफ में आया था, तो ऑब्वियस है रीज़न इसकी यही थी। लेकिन वैसे भी लिखने का और ऑब्जर्वेशन का एक शौक था कराची से, तो वजह यह है कि अभी हमने देखा कि मेरा ख्याल है 2800 मिलियन का बजट है लाहौर का, सिर्फ जो उनकी हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, पार्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, सिर्फ लाहौर का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक बाकायदा अथॉरिटी बनाई, 1998 में इसका क़याम किया गया, और कराची में इसके अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो कोई अथॉरिटी ऐसी आपने देखी? दरख्त काटने की कोई डिपार्टमेंट है हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक दफ़ा याद है साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा था कि वो तो पूरा पाकिस्तानियों के लिए लिखा था, लेकिन शायद कराची वाले उसमें सर फहरिस्त होंगे कि हमारे 2 दुश्मन हैं, एक इंडिया और दूसरा दरख्त, क्योंकि जहाँ दरख्त नज़र आता काट देते। ये कराची में एक है बस पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि KMC के अंडर में आता है, और वो इस तरह काम कर रहा होता है कि कभी खुद काम कर लेता है,
कभी किसी सिविल सोसाइटी को ऐसे काम कर लो, हाँ वो पौधे लगाते कभी रहते हैं। किसी हम कोरंगी एसोसिएशन के पास भागते हैं, कभी साइट के पास भागते हैं कि थोड़े बहुत दरख्त लगा दो अपनी इंडस्ट्री। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जो एनजीओ करती हैं बड़ा अच्छा काम करती हैं, सबको बड़ा सलाम हमारा कि वो दरख्त लगाते हैं, वो सैपलिंग कहते हैं ना उसको, पौधे लगाते हैं। लेकिन इसमें एक फजूल काम होता है, मैंने अक्सर देखा है कि एनजीओ हमारे पास भी आई था स्कूल की तरफ भी ना, कि वो क्या करते हैं पौधा लगा के चले जाते हैं। अरे भाई वो पौधा नहीं टिकेगा जब तक उसका एक एनजीओ यही कर सकती है ना सर, जब तक आप उसका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाएंगे एनजीओ तो ना, इतना ही कर सकती है ना कि एक सिंबॉलिक कर दे। देखिए एनजीओ का ये काम होता तस्वीर नहीं खिंच है जाती है, अखबार में आ जाते हैं, उसके बाद से वो कोई दरख्त बनता नहीं है। अगर इसका भी माइंडसेट समझे ना, एनजीओ का काम ये है कि यार वो एक सिंबॉलिकली दिखा दे कि देखो ये काम भी हो सकता है, हम कर रहे हैं ना, शहरी कर लें, हुकूमत भी कर सकती है। एनजीओ की जो पार्टिसिपेशन होगी पाकिस्तान के अंदर या इवन कराची में 1% होगी, क्योंकि वो सिंबॉलिक रहती है। काम तो वो एक मॉडल कायम करते हैं कि भाई हमने कर दिया, आप भी कर सकते हो। असल में सूरत हाल ये होती है। कुछ काम तो कर ही रहे ना एनजीओ, तो देखें पूरा शहर एनजीओ पे चल रहा है, लाशें ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहीं जेडीसी नजर आता है, कहीं सैलानी नजर आता है, कहीं वो खिदमत वाले खड़े में होनी चाहिए सपोर्ट सिस्टम। ये कोई अच्छी उनको मैं कोई मैं उनको एनजीओ को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इससे आईना दिखाया जा रहा है हुकूमत को। चले इसमें आप कम से कम इतना क्रेडिट तो दें, वो जो बिलियन सुनामी वाला प्रोजेक्ट था उसमें तो दरख्त लगा दिए थे ना, वो बड़े भी हुए फिर बाद में। नहीं बिल्कुल लगाए वो कुछ मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उनके नाक़दीन में से हूँ, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो बिल्कुल किया है। पेशावर की मेट्रो काफ़ी दुनिया भर में सराही जाती है, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं मेट्रो वगैरह नहीं बनाऊंगा। आप तंज कर रहे हैं। नहीं, ये तंज नहीं था, नहीं फ्रांस पेशावर की रैंकिंग बहुत अच्छी है। ये तो फ्लॉप प्रोजेक्ट है ना बीआरटी पेशावर का। तो नहीं उन्होंने कहा था बनाने से पहले, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लाहौर में बनाई गई थी उन्होंने जंगला बस का नाम दिया गया था, लेकिन लाहौर में भी हज़ारों लाखों लोग जस्ट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री के, तो पेशावर में बीआरटी का काम हुआ ना वो बहुत ही बुरा हाल हुआ। नहीं बिल्कुल फैक्चुअली तो बुरा हाल है, लेकिन जो सुनाई देता है या जो बताया जाता है सोशल मीडिया वो तो ये है ना कि इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया। उसकी भी कॉस्ट कितना ऊपर गई भाई, इतना गहरा तंज ना करें कि उसको डिकोड करने में भी जरा 2-3 लोगों का काम बन जाए। मैं तो बस चाह रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ उससे ज़्यादा खुल के बात ना हो, ताकि जो एक वो है उसका वो मौजूद रहे। लेकिन आप कराची की तरफ आए ना वापस, मैं आता हूँ। आपने सवाल किया था कि मसला क्या है। मसला प्योर इंटेंशन का, मसला 10 तरस और बस मसला प्योर इंटेंशन का है। जिस दिन नीयत सही, आपके यहाँ सिंध गवर्नमेंट से ज़्यादा तो अच्छे कानून ही किसी के नहीं है। नहीं ऐसा कानून साजी आपने देखिए लेजिस्लेशन कितनी कमाल की करते हैं। अभी हमारे पिछले पॉडकास्ट में एक हमारे दोस्त हैं वकील अली भाई आए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की सिंध गवर्नमेंट की कि लेजिस्लेशन में नंबर 1 है, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी नहीं है। मतलब यार मैं इतनी बात कह रहा हूँ, आप बसें ले आए, बहुत अच्छा काम किया, इंटेंशन थी ना, आप लेकर आए। इसी अभी आप देखिएगा, अभी नहीं हुआ ना जो मैं शिकायत आपसे कर रहा हूँ कि आपने कोई एप्लीकेशन उसकी तैयार नहीं करी, 6 महीने बाद वो भी हो जाएगी। लेकिन यार ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली तरीके से कर लो ना, पहले ही कर लो। आप कर सकते हो। जब मुर्तज़ा साहब को एडमिनिस्ट्रेटर से हटाया ना, मेरी उनसे मुलाकात हुई कहीं बाहर, तो किसी रेस्टोरेंट में, तो मैंने उनको जाके बड़ा आप समझें कि ताज़ियत करी इस मामले में। मैंने कहा आपको रहना चाहिए था, क्योंकि कोई भी एक शख्स आता है ना, वो एक प्लान लिया, एक मिशन लेके तो कम अज़ कम आता है, आप कम अज़ कम उसको इम्प्लीमेंट करने दो। हमें नेमतुल्लाह खान की तारीफ़ करते हैं, हालांकि फ्लॉज उनके भी, मुस्लिम वाली भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक प्लान और एक मिशन लेकर आए थे, काम हुआ, कुछ शहर का फ़ायदा हो गया। मुर्तज़ा साहब भी लेकर आए थे, लेकिन उनकी टांगे अंदर से ही खींची गई थी। मुर्तज़ा साहब का जो गिराया गया था अंदर से ही। मुर्तज़ा साहब से जुड़ी हुई बात करूँ ना, अगर मतलब ये बहुत ही कराचीआइट वाला मेरा मुकदमा है, जो हल की तरफ अगर हम बढ़ें कि देखें लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, कि जब तक आप लोकल लोगों को मौका नहीं देंगे ना, जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो उनका ताल्लुक है यहाँ से, मुस्तफ़ा कमाल, और दर्द रखते हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, जो मुलाकातें हैं, जो बातचीत है, दर्द रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट जाने के बाद जब सिंध गवर्नमेंट आएगी तो वो मजीद एक्टिव होंगे। अभी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगी, उनकी भी क्या पता वर्किंग रिलेशन अच्छा ना हो सीएम हाउस से उनका, गवर्नर का तो खैर इतना किरदार नहीं है, लेकिन पार्टी हो, MQM हो, जमात हो, अगर कराची के लोगों को आप ओनरशिप नहीं देंगे ना, और कराची के लोगों को आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे लेके नहीं आएंगे, तो मसले हल नहीं होंगे। यहाँ से कम बात हम इस तरफ तो हल की तरफ लेके जाए ना, कि एक चीज़ पर कंसेंसस होना चाहिए कि भाई कराची का जो मसला है वो कराची में रहने वाला, ज़बान की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो कौन सी ज़बान बोल रहा है, कौन सी बहुत ही मिक्स है, अब तो वो है ही नहीं कि उर्दू स्पीकिंग का शहर है ये वो, ये बात तो करनी भी नहीं चाहिए, दिस इज वेरी गुड, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप नोट करें कराची में, कराची वैसे बहुत इंक्लूसिव है। लाहौर के ऊपर मैं इस हवाले से तनकीद कर सकता हूँ कि लाहौर के अंदर एक मूंगफली वाला इस तरह नहीं खड़ा हो सकता, इस तरह यहाँ पे होता है, या इवन मकई वाला भी नहीं, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। देखिए ये यहाँ पर है जो कराची सबको कंज्यूम भी कर लेते हैं, सब एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं यहाँ पे, अपना एक अर्बन कल्चर पैदा कर दिया। बिल्कुल। अब उसमें ये आप मेमन हो सकते हैं, आप उर्दू स्पीकिंग हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, सिंधी हो सकते हैं, बलोच हैं, पठान है, किसी भी कौमियत के और ज़बान बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन कराची ने अपना ना एक अर्बनाइज कल्चर पैदा किया है। अगर बंदा उससे कनेक्टेड नहीं है ना, वो नहीं समझता, यहाँ के मसलों से आगाह नहीं है, और आप ऊपर से ला के उसको बिठा देंगे ना हमारे सर पे, तो कराची के लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होगी है। अभी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो लेट्स सपोज
पश्तून पॉपुलेशन के होते होंगे या उर्दू स्पीकिंग, वो लेकिन अब वो मिक्स हो गए, वो कराची वाले और अब वो मिक्स हो गए, वो जो हाँ उर्दू स्पीकिंग आबादी नहीं वहाँ भी मिक्स हो गए। अच्छा इसमें कोई यार, बुराई ये नहीं है, बहुत बहुत सही तरीके से रह रहे हैं लोग कराची में, अल्लाह का शुक्र है वो मसले मसाइल नहीं है कि जी, लेकिन अब कम हुए, पहले तो थे ना, पहले जरूर थे, पहले इसके ऊपर सियासत भी गए, लेकिन लोग खुद भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि यार कब तक हम इन मसले मसाइल में रहेंगे ना। देखिए हमारे मजहबी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ये ज़बान की हस्बियत को बहुत नापसंद किया गया है। बिल्कुल। और अगर आप मुल्क की सतह पर भी देखें ना, तो अगर आप अपने कौमी शनाख्त के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, गो कि ज़बान भी एक शनाख्त होती है, आपकी एथनिसिटी सब है और उसके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। जी हाँ। और बल्कि यहाँ पे ना एक मसला ये भी है कि वो एक बात सिखाई जाती है कि नहीं तुम बलोच नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम महाजिर नहीं हो पाए, फजूल बात है। हर आदमी की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वो आइडेंटिटीज कलेक्टिवली एक सोसाइटी कायम करती है जिसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। कराची इस मामले में बहुत बेहतर है, बल्कि हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में चले आए कि जो हम 70s या 60s की कराची तस्वीरें देखते हैं, लोगों से वाकयात सुनते हैं, वो कहते हैं यार हमें परेशानी थी, हम मानसेरा में थे, हमने एक दिन फैसला किया हम कराची आएंगे, इतने बड़े दिल वाला शहर था कि हम पहली रात तो सड़क पर सोए, लेकिन दूसरी दिन से हमें काम मिल गया और कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, मतलब आप मेरा ख्याल है कई एपिसोड्स करनी पड़ जाएंगी इसके ऊपर, तो कई स्टोरीज इस तरह की मौजूद है ना। लोग आए हमारे पर्सनली जानते हैं, आपने भी सहाफत करी है, मैंने भी किया, कितने लोग आए और कामयाब हो गए माशाल्लाह से, क्या सहाफत कर रहे हैं बहुत। लेकिन हाँ बस ये ज़रूर है कि उसके साथ एक बात हम अगर ऐड कर दें ना कि जो लोग कराची से आकर अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ देता है, खुशहाली देता है, तो फिर शहर में कुछ लगाएं भी, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि वो बिल्कुल आप चले अपने घरों में जो भी मामलात हैं आप करेंगे, लेकिन इस शहर को भी तो ओन करें ना। अगर आप शहर का हिस्सा हैं, फाइनेंशियली हिस्सा है, तो आप इमोशनली भी तो शहर का हिस्सा बने। इसकी ऐसा रीज़न ये है कि पूरा पाकिस्तान एक ना बेहंगम मिजाज का हो गया, वो कहीं से भी आ जाए, वो अपने कौन से शहर में बहुत अच्छा रह रहा है या अपने शहर के साथ वो कौन सा बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा होगा। बात ये भी है ना, ये हमारी कौम हमारे साथ डंडे वाली ही कौम है, बाहर जाती है बिल्कुल सीधी हो जाती है, यहाँ आते ही उसको एक अंदर से आती है कि शीशा उतार के उसने रैपर फेंकना है एयरपोर्ट से बाहर निकल के। मैं बता रहा हूँ मिजाज है ये हमारा, शरारती सा मिजाज है, एक आपको बहुत ही कल्बी सुकून हासिल होता है कि यार मैं अब अपने शहर में आऊँगा, इसको तो मैं वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे मैं अपने कमरे को ट्रीट करता हूँ, अपने घर को ट्रीट करता हूँ, ट्रीट नहीं करना चाहिए। नहीं हमारे यहाँ सर आपको पता है कि कितना सलीका है किस कौम में, कितना नहीं है, लेकिन बात उसूली है कि करना तो नहीं चाहिए। बहुत डंडे वाली जो मिसाल है मैं इससे काफ़ी डिसएग्री करता हूँ, गो के फैक्चुअली बात आपकी ऑन ग्राउंड सही नज़र आती है, लेकिन हमें मुकदमा ये रखना चाहिए कि भाई कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, लेकिन डंडे से चीज़ों को ना ठीक करें, क्योंकि हमने 75 साल डंडे के ही ज़ेरे साया गुजार लिए और अभी भी तो डंडे चल रहा है। आप मुझे बताना कि एज ए जर्नलिस्ट भाई आपने मसले जो देखे शहर के, वो मैं तो कह रहा हूँ नियत का मसला है, कोई वाकयात आपके जो कराची में। सर मैं बताता हूँ, बड़े छोटे, मैं नया सहाफत में आया ना, पता ही नहीं होता था क्या खबर करनी है, कैसे करनी है, बड़ा वेग अचानक से एक दिन कमाल सिद्दीकी साहब में पढ़ाते थे, ट्रिब्यून के जो एडिटर थे, मेरे भी उस्ताद हैं कमाल। और मैं बड़ा एक बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट था, उनको बस मैं don.com में इंटर्नशिप करा था, 2015 जून की बात है, तो वहाँ से मुझे बताया गया कि बस आपकी इंटर्नशिप ख़त्म है। तो मैंने उनको बस फ़ोन किया रैंडमली, बड़ा ही, मैंने कहा करूँ नहीं करूँ, मैंने कहा सर वो शरियार बात कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। तो कह रहे हैं हाँ बेटा बताओ क्या है। मैंने कहा सर वो असल में ये है कि यहाँ से इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है, लेकिन अपने आप को इंगेज करना है। तो कह रहे अच्छा अपनी CV दो। ये जून जुलाई का अरसा गुजरा, यूनिवर्सिटी खुली, अगस्त हो गया, सितंबर में एक दिन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि आपको कॉल आई। मैंने कहा नहीं सर किससे। कह रहे हैं आपको कॉल आएगी ट्रिब्यून से, तो उठा लिएगा। भाई इतना सा कह के वो अपनी गाड़ी में बैठ के क्लास के बाद निकल गए। फिर मुझे मेरी 2 क्लास फेलोज थी, वो ऑलरेडी वहाँ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें कॉल आनी है। मैं बड़ा एक्साइटेड भी और बहुत डरा हुआ भी। तो खैर कॉल आई, हम गए, ज्वाइन किया एज ट्रेनी रिपोर्टर। अब हम बैठे, हमें ये स्लग देना होता है, आपको पता है एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जी आप आज क्या खबर करेंगे। मुझे पता नहीं, स्लग लफ्ज़ तो मैं सुनी पहली बार, ये तो पढ़ाया ही नहीं हमें, ऐसा नहीं पढ़ा था। ये 3 साल की थ्योरी में स्लग नामी कोई लफ्ज़ ही नहीं बताया हमें मास कम्युनिकेशन में। तो खैर पूछा किसी से, बराबर में चंद दोस्त यार शुक्र है ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे थे, उनसे पूछा, फिर कुछ किसी और की बीट की कभी खबर निकालते कभी कुछ। अब मैं निकल जाता था गाड़ी में, तो गाड़ी में मैं गड्ढे ढूंढता था। कोई एक रोड है जो कि बहुत अरसे से मेरी ऑब्जर्वेशन में कि यार खराब है, मैं वहाँ जाता रहा, मोबाइल से तस्वीरें लेता रहा। कराची में गड्ढे ढूंढना कोई ऐसे मुश्किल बिल्कुल, मतलब ऐसे ढूंढे जाते थे जो कि खबर मिल जाएंगे आपको। नहीं, एक वो मिसाल दी जाती है ना कि बड़ा गड्ढा, वरना गड्ढे तो कॉमन है ना हमारे यहाँ, ये कोई खबर थोड़ी है कराची में गड्ढे हैं। हम ढूंढते थे वो गड्ढे जो जिसपे खबर बने, बड़े गड्ढे हो, बार बार भरे जा रहे हो, फिर भी उसमें मसला। जैसे कि अभी आज के लिए बलोच कॉलोनी का रोड जो बना हुआ भाई, इधर भी आते हैं, इधर बिल्कुल आएंगे, इधर तो ज़रूर आएंगे। लेकिन मुझे ये होता रहा कि अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये कैसी खबरें करता रहा। जो मेरी एडिटर साहिबा थी वो तो हंसती होंगी कि यार ये क्या जाता है, छोटी सी खबर लेकर आया था, लेकिन अप्रिसिएशन मुझे होती है कि बिल्कुल मैं कराची डेस्क पे था और छपती थी खबर कि यार ये इस तरह का इलाका है, यहाँ पे नज़दीक अस्पताल है और ये है वो है और ये मसले मसाइल हैं कि यहाँ की सड़क टूटी हुई है,
यहाँ पे लाइनें टूटी हुई, यहाँ पे फलाना है ढिमकाना है, हम खबर करके आए तेरे फलानी जगह की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, क्यों बंद है जी, इधर चोरी चकारी हो। तो इस तरह ही खबरें करते थे। बात यह है कि मसले मसाइल आज भी वही हैं। हाँ, लेकिन देखें ना, अफसोस क्या है कि अभी खबरें आना बंद हो गई हैं। अच्छा, ये एक मसले मसाइल है। मैं हमारे सहाफ़ी हैं, उन्हीं बात है, उनसे ये चीज़ डिस्कस कर रहा था। भाई क्या बात है। तो और मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, सीधी बात है। जब मैं वहाँ आया तो वो तकरीबन 1.5 साल से इसी सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हीं भाई को इंशाल्लाह हमने बुलाना है। नहीं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। कराची के मसाइल में अगर बिल्कुल डीप आपने जाना है, बजट्स और ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है इदारों को, तो बस वो उन्हीं आज़म से ज़्यादा मौजूद आदमी कराची में सब मौजूद नहीं है, और लेग वर्क भी जितना वो करते हैं। तो इसलिए स्मार्ट भी बहुत है। बिल्कुल बहुत स्मार्ट है। बुरा मत मानिएगा, उन्हीं बॉडी से हम नहीं कर रहे, वैसे स्मार्ट बोला भाई, तारीफ कर स्मार्ट बोला यार। तो सिलसिला ये है कि अब वो खबरें नहीं होती। पहले हम लोग खबरें करते थे ना, मैं करता था, उन्हीं करता था। आप यकीन मानिए एक हफ्ते बाद एक्शन होता नजर आता था। मुझे याद है कराची डायरेक्टरेट के होते थे, निसार सुमरो साहब होते थे, उनसे बड़ा रब्ता रहता था। कराची डायरेक्टरेट बनाई थी सिंध गवर्नमेंट ने ना, और वो कराची के प्रोजेक्ट दिख रहे थे। हम उनको फ़ोन करते थे, 4-5 दिन बाद हमें प्रोग्रेस नज़र आती थी। सर आपने देखा नहीं जाके? सर वो तो हो गया। बड़ी बात है यार, पुरानी कहते कचरा उठ गया। ये मैं आपको 2016-17 की बात बता रहा हूँ। यानी लोकल कि गवर्नमेंट हम थी ना, फोन करते थे सहाफ़ी कि हमने ये खबर करी है, कोर्ट दे दें। एक्शन कौन करता है? लोकल गवर्नमेंट वाले। बिल्कुल ये जो लोकल गवर्नमेंट नहीं है। बिल्कुल असल में सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक किया ये था कि केएमसी से चीज़ें लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी एक कराची डेवलपमेंट डायरेक्टरेट बनाई, जहाँ तक मुझे याद है। ऐसा ही कोई लफ्ज़ था। सिंध गवर्नमेंट ने वैसे पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे ना बड़ी खुशी होती है। कौन सा? वो ये काम ये किया, उन्होंने 18वीं तरमीम पास की और हमें एक बात समझाई कि भाई सेंटर से यानी मरकज़ से वफाक से इख्तियारात लेके आपको सूबों में ये जमहूरियत है। अच्छा, हमने कहा ठीक है तो जमहूरियत है, लेकिन अगर आगे चलें कि भाई सूबा अपने इख्तियार जो है वो शहर को लोकल गवर्नमेंट को दूंगा, नहीं ये जमहूरियत नहीं है, यहाँ से भी हम वापस ले लेंगे। 140 ये है ना मेरा ख्याल है लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो है सिंध गवर्नमेंट का। बिल्कुल और वो जो उसका शेख है, मैं अगर गलत नहीं फरमा रहा तो। अच्छा, इन्होंने किया ये कि मैं इसको बदनीयती बोलूँ या क्या बोलूँ, जब आप 18th अमेंडमेंट को इतना थॉरली वो कर रहे थे तो आप फिर एक्सप्लेन भी करते कि लोकल गवर्नमेंट को आपने कह तो दिया कि फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट, ये कानून में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको मजीद एलेबरेट कौन करेगा? वो तो आपने ही करना था, इसके ऊपर बहस आपने नहीं करी क्योंकि इसके अंदर कोई सूबा इंटरेस्टेड नहीं है। वही तो कंफ्यूजन है। अच्छा, खान साहब ने बड़ी जोरों शोर से केपी के गवर्नमेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आए, लेकिन वही खान साहब पंजाब के अंदर नहीं लेकर आए, क्योंकि उनको मालूम था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो लोग इलेक्टेड होंगे वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी होंगे। तो हमारी असल में मसला वही है कि नीयतों के फुकदान का है। वहाँ पे कुछ नीयतें उनकी अच्छी होती है, वहाँ पे पंजाब या दूसरे सूबे में काम होता है। यहाँ पे सारा मसला सिंध गवर्नमेंट का है ही नीयत। मगरबी जमहूरियत में जो अच्छे समाज देखते हैं वो यही है ना कि जो पावर है वो ऊपर से नीचे तक ग्रास रूट तक आ रही है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट तक आ रही है, एंड जो यूजर है जो सिटीजन है वहां तक आ रही है ना, और जो लीडरशिप है वो नीचे से ऊपर तक जा रही है। पूरा एक 2 वे प्रोसेस है। हमारे यहाँ ये होता है कि जिसको जहां वो मौका मिलता है वो कैंची लगा के वो लाइन काट देता है कि अगर आपको ये सूट कर रहा है कि भाई वफाक से इख्तियार लेने सूबे के लिए तो ये जमहूरियत है, लेकिन अगर सूबे ने आगे इख्तियार देने लोकल गवर्नमेंट को तो ये जमहूरियत नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है कि कहीं आपको ये सूट करे कि जी नहीं वफाक वाले क्यों दें सूबों को इख्तियार, तो वहाँ पे उनको 18वीं तरमीम बुरी लग रही होती है और अजीब अजीब से दलाइल पेश कर रहे होते हैं उस पर। अच्छा, आपको पता है ये है कि कराची के जो ये इदारे हैं ना, अपना बजट खुद भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आपको ये जितने भी दुकानों पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, इश्तिहारात होते हैं, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, लेकिन ये भी इस तरह बेचे जाते हैं कि करते भी तो पाबंदी लग गई कोर्ट नहीं, पाबंदी फिर हट भी गई ना। प्राइवेट दुकानों पर तो लग रहे हैं, मतलब वो गवर्नमेंट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट लैंड है वो उनके ऊपर इश्तिहारात नहीं लगेंगे, लेकिन लेट्स से वो तो आपकी अपनी बिल्डिंग है तो आप उसके बाहर इश्तिहार के लिए बेच सकते हैं, उसकी छत को या उसके किसी भी बाहर के एरिया को। तो उसके ऊपर जो रेवेन्यू है वो सिंध गवर्नमेंट ये केएमसी कलेक्ट करती है। बहुत सारी चीज़ों का वो है, जैसे कि आपके जो मोबाइल टावर्स लगे होते हैं, बूस्टर्स लगे होते हैं, इसका भी टैक्स लिया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर जमा करते हैं सिस्टमेटिकली किया जाए तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। भाई वही ना कि सिस्टम इतना मुश्किल है। पे देखें ना, कराची के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया है शायद वो ये है कि यहाँ पर अगर हम बार बार लोकल गवर्नमेंट की जो बात करें ना, उधर भी मसला है ना कि आपने शहर को इतनी सारी अथॉरिटीज में बिखेरा है। अब केएमसी के अंडर पूरा शहर थोड़ी आता है। कितनी कंटोनमेंट्स हैं? 17-18 कोई शायद नहीं कराची में कंटोनमेंट्स कह रहा हूं, टाउन नहीं। अच्छा, कंटोनमेंट मुझे एग्जैक्टली नंबर 6 कंटोनमेंट टोटल तो शायद 17-18 टोटल है। ये मलीर कंटोनमेंट, कराची कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, कोरंगी कंटोनमेंट, मनोड़ा कंटोनमेंट और 5वीं का नाम मैं भूल रहा हूँ। छठी का, हाँ 6ठी का मैं नाम तकरीबन टोटल अथॉरिटीज कोई बिल्कुल 6 ये हो गई। डीएचए हो गया, पोर्ट कासिम के अपने इलाके हैं, और फैसल कंटोनमेंट छठी थी जो शारा फैसल को मेनली देखती है, क्या कहते हैं, कारसाज के बाद से लेके एयरपोर्ट तक, और फिर जौहर का काफी इलाका उनके अंडर में केएमसी आती है। तो केएमसी के पास है। मैं लोगों को समझाने के बता रहा हूँ कि शारा फैसल का कितना हिस्सा केएमसी के पास है, जो आपकी सियासतदानों के पास है, सिविलियंस के पास है, बता रहा हूँ, एफटीसी से लेके कारसाज तक।
अच्छा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ये सिविल उसके बाद इससे आगे है फैसल कंटोनमेंट, एयरपोर्ट तक या उससे थोड़ा और आगे तक, शायद उससे आगे फिर वापस KMC के पास चले जाते हैं, जहाँ कायदाबाद वगैरह का इलाका है, मलीर 15 का शुरू होता है। और FTC से पहले है ये कराची कंटोनमेंट के पास। अच्छा। तो जब भी आप गुजरे ना जहाँ पे आपको फ्लोर नजर है तो गाली उसी बंदे को दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जी आप फैसल कंटोनमेंट के इलाके से गुजर रहे हैं और आप गाली जो है वो मुर्तज़ा भाब को दे रहे हो। तो ये मैं ऐसी क्लियर कर दूं ना ये बात, ये पता होना चाहिए कि गूगल मैप पे मार्क करवा दें। जी हाँ, कि ये इलाका अब जो है आपने कारसास क्रॉस कर चुके हैं, तो अब आपने मुर्तज़ा आपको गाली नहीं देनी है। अब जी आपने अपनी किस्मत को उधर कारसास के बाद जो गाली आपने देनी है वो देनी भी दिल में। मेरे ख्याल से बेहतर है कि कराची वाले अपनी किस्मत को कोस लिया करें, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है तो रहे। मैं कह रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है, सारा सिस्टम इन प्लेस है। चलें, ये सही है भी, टू मैनी कुक्स भी आपने बात कर ली ना, टू मैनी कुक्स भी। इसके बावजूद भी अगर आपसे नियतें सही कर लेना, सर थोड़ी सी नियत, ज्यादा भी नहीं कह रहा मैं, थोड़ी सी कह रहा हूँ। इससे पहले भी हमने देखा है ना, काम जब अच्छा करने पे आते हैं तो यही लोग बसें लेकर आए ना, करने भी आए तो जैसा तैसा अंडरपास इन्होंने बनाया ना, तो यानी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, अपनी मर्जी के काम की है ना, तो थोड़ा सा इधर भी कर लो। मलीर एक्सप्रेस पे आपने देखा ना, कितना अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहा है। किसके लिए? एलीट के लिए। यार वो बीच में जो बलोच कॉलोनी वाली हम बात कर रहे थे, तो वो भी तो DHS से एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हैं ना बलोच वो कॉलोनी। अच्छा, वो तो तकरीबन 7 साल से बन रहा है। एलीट वाली बात की ना, तो मुझे उससे याद आया कि जो एलीट है हमारी, तो उसने शारे फैसल से बलोच कॉलोनी चढ़ के DHS आना ना, तो उसका क्या हाल किया हुआ यार। सर चलें, वो तो चलें, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट राइट साइड पे कितनी आबादी है, महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी है, बलोच कॉलोनी है, ठीक है, ये आबादियाँ हैं, इनको भी केटर कर रहे हैं। उसको मैं नहीं कहता कि यार एक एलीट डेवलपमेंट है, सही है, उसका भी सर डिस्कस कर लेते हैं कि 1.25 साल हो गया तकरीबन उसका काम शुरू हुए हुए, और अभी तक उस पर काम जारी है। जबकि मार्च 2023 के अंदर मुर्तज़ा भाब साहब ने वीडियो पोस्ट करी थी, बड़े पता नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने लिख दिया कि बोथ साइड्स ऑफ द बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे और शहीद मिलत एक्सप्रेस वे हैज़ बीन कंप्लीटेड, और अब फिनिशिंग का काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आज वक्त आ गया कि अभी मट्टी उड़ रही है उस रोड के ऊपर, और आपने क्या कंप्लीशन करी यार? रोड के ऊपर झोल है, आप गाड़ी लेके गुजरे, आपको नजर नहीं आया कि यार 2 जगह बम्स आते हैं फर्नीचर मार्केट से पहले, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक और मसला भी है, कभी आपने सोचा कि हमारे यहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर को फाइन हुआ होगा? आपने कभी सोचा? होता है, हालांकि मतलब होना कानून के अंदर मौजूद है। आपके यहाँ कोई क्वालिटी रोड चेकिंग होती है, क्वालिटी चेकिंग होती है कि कितनी मिकदार किस मटीरियल की डलती है, होता है। ये सारी चीजें आपके यहाँ कानून में मौजूद है, सिस्टम में मौजूद है, लेकिन ये होती है नहीं होती मुझे नहीं मालूम। कल वो आ जाए कि भाई होती है, और हमने पेपर वर्क तो पूरा किया हुआ है। देखें, होती होगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो और मसले की बात है ना कि अगर होने के बाद भी ये हो रहा है तो फिर क्या करना है आप लोग? मैं बता ये रहा हूँ कि एक बारिश के मेहमान होते हैं रोड हमारे। बिल्कुल, तो ये क्यों नहीं चेक हो रहा? कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों नहीं आज तक कोई पता लगे कि यार कोई कॉन्ट्रैक्टर फाइन हुआ या बैन लगा हो यार जी आज तक? चले हुआ भी होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं भी सहाफत कर रहा हूँ 5-7 साल से, और कोई कर रहा होगा वो हमें करेक्ट कर देगा, अगर ये कोई देखेगा कमेंट कर देगा। लेकिन मेरे पास इन बातों का जवाब होता है अगर आप बलूच कॉलोनी में थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट करी है, कराची शहर में से डामर डाला जाता है। हम लोग फिनिशिंग भी डिजर्व नहीं करते। हमारे यहाँ ना कैटाइज होती है, सॉरी ना, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ये काम तो हमारे नसीब में ना, बस डामर देती है ना, गाड़ी चलाओ बस, चलो इतना बहुत है तुम्हारे लिए, मतलब बिल्कुल इस तरह ट्रीट किया था, बस चलो हिट निकलो यहाँ से, गाड़ी चल रही है हमारी। हमने कहीं पढ़ा था, वो शायद वो जोकर का एक कॉल है, फैसल है, तो बैटमैन और जोकर वाला जोकर है ना, कि भाई कॉमेडी की जो आखिरी इंतहा है ना वो ट्रेजेडी है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान फिर जिसे डार्क ह्यूमर कहते हैं, कुछ कहते हैं, बंदा फिर उस पर। अच्छा, ये भी एक तो वो है ना, तरीका है ना, क्या कहते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म हो गया ना ये, कि यार चलो अब कितना रोएंगे इसके ऊपर, अब इसको मजाक में। और ऐसा है 10 जगह में ये करते हैं ना कि यार अभी जौहर के अंडरपास को आपने ऐसे कहा कि आसारे कदीमा का लगता है कि यार कोई खुदाई हुई तो आसारे कदीमा का कोई बनाया हुआ, अलेक्जेंडर की फौज आई थी, उसने अपनी एक गुजरगाह बनाई यहाँ से कि अलेक्जेंडर की फौज यहाँ से गुजरेगी जौहर के पहाड़ी इलाके से, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना। तो उन्होंने ये भी किया ना कि देखें ना, अगर मैं थोड़ी शायराना सी बात करूँ, ज़मीन और पहाड़ों में एक मुनासिबत पैदा कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायरी में बड़ा ज़रूरी होता है ना, किसी को हाइकिंग करनी है तो वो यहाँ से ऊपर नीचे कर ले, मुनासिबत पैदा कर दी है, आप बस ज़मीन से गुजर, आपको मज़े पहाड़ वाले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो यही मामला है। इसके बरक्स अब हम बात करें मलीर एक्सप्रेस की, यार मैं पता है क्या चीज़ कहता हूँ। अच्छा, मलीर एक्सप्रेस वे का काम कहाँ तक पहुँचे भाई? अभी एक सहाफ़ी है मेरी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक के जो सहाफ़ी है ना, उनसे बड़ी इस मामले में बड़ी वो होती है कि यार, अब वही बात है आप जो कह रहे हैं ना कि सहाफ़त हो ही नहीं रही, सहाफ़त हो रही होती तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। देखिए वो होता है ना कि खबर तो आती एक पैरेलल चलती है ना चीज़ें कि यार एक हुकूमत काम कर रही है, यहाँ से अपोजिशन हो या चले जर्नलिज्म हो, कि वो बता रहा क्रिटिकल वो होती है कि यार आपकी ये चीज़ गलत है, नहीं करेंगे 4 गालियाँ सुनेंगे, फिर काम हो ही जाता है, बार बार खबर लगे। तो एक सहाफ़ी उन्होंने बोला, उन्होंने खबर को इस तरह बयान किया कि खामोशी से सिंध गवर्नमेंट ने 65% काम कंप्लीट कर दिया। खामोशी से कि मतलब खामोशी से, और बड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं कि बस बड़ी मेहनत और लगन से कर लिया। यार आप सहाफ़ी हो यार,
आप मुझसे 10-12 साल का आपका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक में काम करो, इतने बड़े मुझे चैनल नहीं के पता ऊपर। किस साफी की बात हो रही है, नहीं मजा आ रहा है लेकिन सुनने में। मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। अच्छा मैं तो अब मेरा फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि अब मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं कमेंट कर देता हूँ कि भाई क्या हो गया, किस तरह। सोच रहा हूँ अच्छा ये वो साफी है ना जिनको आपने नहीं देखा था, ये उन्हें शायद मुहावरा समझ लिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, और खामोशी से उसी साफी ने ये खबर भी कर दी है ना, और खामोशी से वो चल भी गई, खामोशी से उनके ब्यूरो चीफ ने चलने भी दी। वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। तो कितना समझ आ रहा है, हुकूमत भी इन्हीं को खामोशी समझ से काम आया कर रही है, साफी भी। ठीक है, अच्छा ये वो वाली कैटेगरी है सहाफ़तों की, मतलब मुझे गालियाँ पड़ जाए तो आई डोंट केयर, लेकिन ये वो है जो 2 मोबाइल, एक पावर बैंक, एक जोम की डिवाइस और एक बेंसन का डब्बा लेके आपको नजर आते हैं ना, ये वो वाले साफी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे होते थे आगे की चेयर के ऊपर, और हम जाते थे ट्रिब्यून से, हम तो यार पेपर अखबार से हैं तो हम वैसे ही होते थे कि यार हमें सवाल करना है नहीं करना या नहीं करना, सारे सवाल तो यही प्लांटेड कर लेंगे, सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए, अबे भाई हम भी आए हमें भी करने दो। लेकिन ये वो वाले साफियों का था ना कि वो जो ताबिश हाशमी नहीं एक हुलिया बताता हमारे एमक्यूएम के भाइयों का, जो कराची यूनिवर्सिटी में आपने भी देखा होगा कि बाकायदा बेल्ट पहनी होती थी ब्राउन और लंबा जूता के पहले जूता अंदर आता रहा फिर बंदा अंदर आता रहा, तो ये वाले सहाफ़ियों का भी हमारा यही स्टाइल है कि जो है इस तरह का उनका एक हुलिया होता है कि शर्ट वर्ट पहनी होगी प्रॉपर। गालिब ने एक बात कही थी, सीना ए शमशीर से बाहर है दिल शमशीर का। मेरे साथ भी हुआ एक दफ़ा ना, मैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना उस पर कोई बात करनी थी, और दादा उसमें इतनी टेक्निकल टर्म्स और जार्गन इस्तेमाल हो रहे थे, तो मैं द न्यूज़ अखबार में था, तो नया था, इंटर्न था, तो नोट्स बनाने की आदत थी उस वक्त ज़्यादा ही कुछ, तो मैं लिखे जा रहा हूँ ना, तो वही एक साफ़ी ने, सीनियर साफ़ी ने मेरा मजाक उड़ाया और सबको ना जमा के 2-3 ये देखो ये नया बच्चा आया है, अब ये फुल जो है इतना लंबा लिख रहा है, तो मैंने कहा भाई हमें तो ये सिखाया गया था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो जो बंदा कह रहा है बात उसी की लिखनी ना, और क्या छोड़ो यार ये शाम में प्रेस रिलीज आ जाएगी, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना, तुम्हें बेवकूफ़ ने बोला कि तुम इतना नोट्स बना रहे हो। नहीं उनका तो रूल में बताता हूँ ना क्या होता है। मैं सिंध असेंबली एक बार कवर करने गया, क्योंकि अच्छा ये भी मिलता नहीं है, आप और मैं सिंध असेंबली कवर नहीं कर सकते सर, तो सीनियरों का वही ये। अच्छा ये भी सहाफ़ी अफ़त के अंदर में अपनी बुराई भी कर या तनकीद करनी चाहिए, जैसे पोस्टिंग सिस्टम होता है ना कि लेट्स सपोज पुलिस के अंदर आप बोलोगे यार वो थाना बड़ा ल्यूक्रेटिव है, उधर की पोस्टिंग मिल जाए ऐसा तो क्या बात है, या फलाना डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की पोस्टिंग मिल जाए, फलाना, इस तरह की जो गुफ्तगू हम ब्यूरोक्रेसी सुनते हैं, सहाफ़त में भी यही है कि अगर आपकी बीट सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी आज के दौर में है ना, तो ये बड़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट है आपकी, ठीक है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत सारे क्या बोलूँ सर। मैं तो एक बड़े अच्छे आदमी को जानता हूँ, हमारे न्यूज़ में अजीम समर साहब करते थे, तो वो लेकिन वो बड़े डिफरेंट थे कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट कवर किया बड़ी ईमानदारी से, बड़े नहीं है मौजूद है, मैं इसमें कोई वो नहीं कह रहा, बहुत लोग हैं जो कि इनके लिए सर का दर्द बने हुए होते हैं। लेकिन मैं एक मरतबा सिंध असेंबली कवर करने गया, वो सहाफ़ी मौजूद नहीं था, मुझे भेजा गया, अब मैं बैठा हुआ, मैं तो अपने जाहिर सी बात है हमें तो, अच्छा मैं उस ज़माने में टीवी में आ गया, लेकिन मैं बड़ा उसका क्या बोलूँ तकलीफ़ का शिकार था कि मैं क्यों आ गया इस टीवी इंडस्ट्री में, मैं तो पेपर में बहुत अच्छा था तरीके से काम हो रहा था। अब वहाँ पे जी क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही हो गई, उधर जो सबसे जूनियर रिपोर्टर मौजूद था उसको आवाज़ लगाई गई, वो यार टिकर बना लेना और सबको भेज देना। तो यार मैंने कहा मैं तो पागल था जो मैं तीर से बैठ के लिख रहा था और जल्दी से उसको उर्दू में टाइप भी कर रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था, तो वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करी। हम बलोच कॉलोनी से मली एक्सप्रेस से अब आ गए, मैं आ गया सहाफ़तों की फ्लॉस पे आ गया, वापस आया ना मली एक्सप्रेस पे। मली एक्सप्रेस पे क्या आपको क्या ताल्लुक है? हमने देखना ना, हमने सुना है कि वो फेज 8 से आप सर आप अगर उसको गुजरेंगे भी तो आपको 10,000 रुपये लग जाएंगे। आप पेट्रोल पर सर आप आएंगे पहले कयूमाबाद तक 3-3.5 हज़ार रुपये पेट्रोल लगाएंगे अपनी छोटी सी गाड़ी का, चलिए ज्यादा एक्सैजरेट कर रहा हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, 5-6 हज़ार रुपये का लग जाएगा। फेज 8 से बात शुरू करते ना, फेज 8 से नहीं है, ये कयूमाबाद से है। अच्छा मतलब कह लें कि फेज 8 से ही मिला, एक मुहावरा तो ये क्या आता है ना कि भाई डिफेंस से डिफेंस लेके जा रहे हैं। कयूमाबाद से वो कयूमाबाद से कयूमाबाद से जब आप जाम सादिक ब्रिज की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट पे इसका इंटरचेंज है, वहाँ से लेके जा रहा है ये जी कहाँ तक, ये जाएगा DH सिटी तक जाएगा, DH सिटी से थोड़ा पहले एक बाईपास उतरा मलीर लिंक रोड मेरा ख्याल है जहाँ तक, वहाँ पे ये उतरेगा। तो कब बन रहा है सर? आपको क्या है यार समझ नहीं आ रही, आपको क्या है कि कब बन रहा है? आपको क्या है? पैसे सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, लगा रहे हैं वो, और क्या है आपको क्या है? चले बन जाएगा फिर। अच्छा इधर इसको छोड़ें आप, ये एक लीड डेवलपमेंट है अरबों रुपए की, आपका क्या ताल्लुक सर? मैं निकलूंगा डिफेंस से, मैं तो डिफेंस में रहता हूँ ना, और मैं चले आऊँगा। मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, आपको क्या है? मेरे लिए है भाई वो। नहीं मैं तो आप ही के लिए पूछा था, आप मेरी फिक्र ना करें, मेरे लिए बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। भी रहते हैं बात भाई डिफेंस में ना, बस तो मैं और बात जो को जब जाना होगा शहर से बाहर, तो हम आप लोगों को बाईपास करते हुए ना सारे पाकिस्तान लेंगे ना सारे फैसल लेंगे, हम सीधा आएंगे कयूमाबाद और वहाँ से हम लेंगे मरी एक्सप्रेस से, आप लोग को टाटा करते हुए दूर से हम निकल जाएंगे। आपको इसकी क्या परवाह, हमारा काम हो रहा है। चलो आपका काम हो रहा है, लेकिन फेज 8 में आपका काम लग भी रहा है। अगर हम DHA की बात करें आप एलीट लोगों की, तो ये जो DHA का हालात तो 2 साल से हुए, वही है ना, वो आपने कहा था कि अब वो मस्जिद का खेज हो गया है
कि जब तकरीबन 2019 की पहले बारिश हुई और फिर 21 में हुई, एक साल के गैप के बाद, तो जो दोनों मरतबा डूबा, तो अंदाजा ही हुआ कि यार केडीए के इलाके फिर भी बुरे हाल जरूर है लेकिन वेल प्लान्ड है। हाँ, सड़कें खराब है लेकिन केडीए की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। कि पहाड़ी जो उनका ना वो एलिवेशन है तो उससे भी पानी वानी निकल जाता है, जो वो रीज़न भी अपनी जगह। लेकिन अगर आप नॉर्थ अहमदाबाद के इलाकों में घूमें, लेट्स सपोज बहुत ही वेल प्लान्ड इलाका था, कहा यह जाता है कि डिप्लोमेट्स के लिए बनाया गया था नॉर्थ अहमदाबाद और उससे आगे जो बफर जोन या नॉर्थ कराची का इलाका है, तभी वो इतनी चौड़ी सड़कें, सर्विस रोड, बीच के ऊपर ओपन नाले जो बनाए हुए हैं। केडीए में भी रोड बहुत बुरे हालात। हाँ, बहुत बुरे, कोई पूछता नहीं। लेकिन अगर आप वो देखें ना सर, डिज़ाइन मौजूद है, अभी सर आपने वापस उसको फिनिश करें तो वापस वो जगह निकल के आ जाएगी। महंगे घर और प्रॉपर्टीज और सड़कों के हालात देखें। लेकिन आप बताएं डीएचए, मैं ये कंपेरिजन ये कर रहा हूँ कि वहाँ नाले मौजूद हैं, गटर अपनी जगह मौजूद हैं। फेज़ 8 के अलावा डीएचए के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ही मौजूद नहीं था। अच्छा, फेज 8 के अंदर जो इन्होंने प्लान किया बिल्कुल नया था, तो इनको आया कि यार ये भी करना है। अच्छा, 2005 या 4 के अंदर बड़ी तेज़ बारिशें हुई थी डिफेंस के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है फेज़ 4 पूरा डूब गया था। तो फिर उसके अंदर मुस्तफा कमाल भी, हालांकि उनकी अथॉरिटी या वो नहीं है, अरे हाँ, तो वो भी इन्वॉल्व हुए थे, आपको याद हुआ होगा। उसके बाद इन्होंने कुछ नाले बनाए, और वो नाले जिन साहब ने बनाए ना, मुझे याद है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के वो इंजीनियर हैं, उनको ठेका दिया गया था, नाम मैं भूल रहा हूँ। अभी रिसेंटली उनका जब ये बारिश हुई दोबारा तो उनका पूरा इंटरव्यू छापा गया, तो उन्होंने बाकायदा बताया कि भाई जब मुझे बुलाया गया या ठेका या टेंडर दिया गया इसकी प्लानिंग का, तो कह रहा मैं हैरान हुआ यार कि इतना एलीट पॉश इलाका बनाया गया। और जैसे बाकी शहर के अंदर आपको पता होता है कि यार ये जो ग्रीन बेल्ट चल रही है इसके नीचे या तो नाला चल रहा है या फुटपाथ के नीचे चल रहा है, कह रहे वहाँ था ही नहीं है, नाला ही नहीं था। एक तो डीएचए कह लें कि समंदर से नीचे। अब जब उन्होंने नाले बनाई हुई थी, जब वो नाले बाहर उनके मुंह निकाले गए समंदर की तरफ, तो जब आपकी हाई टाइड होती है तो समंदर का लेवल उन नालों से ऊपर हो जाता है, तो पानी तो कभी बाहर नहीं निकलेगा। जब लो टाइड होगी तो शहर का पानी, आप कह लें डीएचए का पानी, तो वो नाले डाले गए। अच्छा, वो भी चंद डाले गए। उसके बाद जब आबादी, अच्छा एक सिलसिला ये भी था कि आबादी कम थी, डीएचए आबाद थोड़ा स्लो हो रहा था, प्लॉट्स मौजूद थे, पानी पी लेती थी ज़मीन। फेज़ 8 में भी आजकल ऐसे ही होता है, आगे पता नहीं क्या होगा। फेज़ 8 भी तकरीबन 65-70% खाली है, तो अभी भी या कि कुछ ड्रेन पानी ले लेती है जो उनकी डली हुई है, कुछ बाकी ज़मीन पानी पी लेती है। तो खैर उधर ये होता रहा फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 4 के अंदर। फेज़ 1, 2 का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, क्योंकि कुछ वो हिली एरिया है, उनका जो आप कह लें टोपोग्राफी ऐसी है कि वो वहाँ से पानी इतना नहीं होता फेज़ 2 या फेज़ 1 के अंदर। लेकिन जो ये फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 के इलाके हैं, ये समंदर से नीचे हैं, और इन्होंने डाले फेज़ 4 में वो नाले वगैरह डाले थे, कनेक्ट किया उनको समंदर से या महमूदाबाद के नाले से, लेकिन वो भी फुल प्रूफ काम नहीं हुआ था। तो अब इन्होंने दोबारा वो नाले डाले हैं, और अब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि काम बेहतर हुआ है। अब जो हुआ है काम बहुत बेहतर हुआ है, कई अच्छी सड़कों में नाले डाले हैं कि जहाँ पे ज़रूरत थी, और कनेक्ट इन्होंने अच्छा किया, सी व्यू तक ला के इन्होंने कनेक्ट किया डायरेक्ट समंदर से इन्होंने। अब मुझे ऐसा लगता है काम बेहतर हुआ है। फ्लॉज उसमें भी होंगे कि आप जी पानी फिल्टर होगा नहीं होगा, डायरेक्ट कचरा तो नहीं जाएगा समंदर, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जब इन पे पड़ी तो उन्होंने ये काम किया ज़रूर, और मेरा ख्याल है तकमील के मराहिल में तकरीबन कुदरत ने बहुत मेहरबानी की। इस साल कराची में तेज़ बारिश नहीं हुई, अगर होती तो ये डीएचए खुदा हुआ था, ये बहुत बुरा हो जाता। मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे यही खौफ आ रहा था कि यार क्या होगा। वो हमारे कुछ दोस्त जो डीएचए में रहते हैं वो ये कह रहे थे कि पहले तो सिर्फ डूबता था, अगर खुदा ना खास्ता बारिश होती तो खुदाई समय डूब जाता। बिल्कुल फिर तो पता नहीं क्या गाड़ियाँ गिरती, ये होता। 10 आपको वाकयात पहले भी गुज्जर नाले वगैरह इलाके में सुनने में आते रहे ना, वहाँ पे शादमान का नाला था लास्ट ईयर, उसमें भी हुई थी, कुछ लोग बेचारे मर गए थे, यंग लड़के थे यार। बिल्कुल ये वाले तो बड़े मैंने पढ़ा ना, वहाँ से ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से पढ़ा है मैंने, जो डीएचए में। अच्छा, तो आपका तो बहुत ही कंटिन्यू आना जाना होता रहता है, तो वहाँ पर हमने बड़ी अजीब चीज़ें देखी हैं डीएचए के अंदर। तो नहीं, अजीब कौन सी वाली अजीब, जो यहाँ बताने के लायक है या जो यहाँ बताने के लायक नहीं? वो हम तालिब इल्मों के हवाले से बात करना, मतलब मैं चाहता, मेरे जहन में नुक्ता ये आया कि देखें भाई, ज़िंदगी में खुश रहना ज़ाहिर है आपका हक़ है, इस्तिक़ाक़ है, आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन ना जो कुछ कुदरत ने, मज़हब ने, अखलाक़ियात ने, समाज ने कुछ ना हुदूद कायम किए हैं, उनको भी सामने रखें। नशे के हवाले से मैंने देखा था कि कई यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी से भी ये डीएचए तक का कोई महदूद नहीं है, क्योंकि हमारे स्टिग्मा बना देते हैं कि एलीट है तो करती होगी। अब तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला हो गया। इवन ये कि मैं अगर आखिरी बात ऐड करूँ तो बहुत गरीब इलाके ना हमारे, वहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ कि ये तो नशे के मसाइल ना, आइस के, इसके उसके, इतने वालिदैन आते हैं शिकायतें लेकर, रोते हैं। फिर रिहेबिलिटेशन में मैंने कितने लोगों को करवाया यार, शेल्टर हाउसेज जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं सॉरी, वो रिहैब्स जो होते हैं, रिहैब्स के अंदर, तो वो मेरा बड़ा दिल दुखता है और दिल कटता है, लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस बात को भी ना वापस कराची से रिलेट करते हैं। कराची के अंदर कोई गैर कानूनी काम आप करेंगे ना, कितनी आज़ादी से कर सकते हैं ना, आराम से। कोई जगह इंक्रोच करनी हो, आपका हैवी ट्रैफिक का काम हो, तो आप हैवी व्हीकल्स का काम हो, आप नॉर्मल में निकाल दें, आपको पता है मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। रात 11 से सुबह 6 बिल्कुल ऐसा कुछ है कि उस दौरान होता है।
कहीं पे आपको लेट सपोज बस अड्डा बनाना हो जी, अपनी 10 बसें कर दें, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, एक आपकी सेटिंग हो जाएगी लोकली बनाने हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात इसमें भी है कि आप कोई गलत काम करने जाते हो ना शहर में, चाहे वो पर्सनल आपकी हेल्थ के लिए हो या आपके फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए हो, आप पे कोई नहीं रोकेगा। इधर आप कोई सीधा काम करने चलते हो ना, एक शरीफ आदमी जा रहा होगा ना, तो क्या वो, मैं बुरा लफ्ज़ तो खैर इस्तेमाल नहीं, लेकिन उसको बिलाजे में तंग कर दिया जाएगा। वो कहेगा यार मैं कोई पागल का बच्चा हूँ जो यार मैं शरीफ बन के घूम रहा हूँ, हम पागल हैं यार, सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, फिर भी हमें हाथ दे दिया जाएगा कि अच्छा भाई ये दिखाओ वो दिखाओ, ये उतारो वो उतारो, फलाना, टॉर्चें मारी आएंगी। होता है ना ये। और लेकिन जहाँ तक आपने नशे की बात करी, कितना कॉमनली निकला हुआ है वो, कितना कॉमनली प्रैक्टिस हो रहा है, अवेलेबल है सर। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो चीज़ चाहिए सब अवेलेबल हो जाता है। कैसे आप ले सकते हैं भाई? थोड़ा सा बताया ना कि लोगों को अच्छा ये नहीं है कॉमन, सिर्फ यही नहीं है, लोगों का पर्सनल है। वैसे तो मैं पहले ये बोलूंगा जिसको जो करना है भाई करे, लेकिन हर चीज़ का करने का एक तरीका होता है। ये तो नहीं करे ना यार, नहीं, हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। दुनिया भर में की जाती हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ना सिस्टम फॉलो किए जाते हैं हर चीज़ों को, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है आपके यहाँ, क्योंकि वो वाला रूल नहीं है ना, ड्रंक एंड ड्राइव वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके यहाँ टेस्ट ही नहीं किया जाता कि बंदा अल्कोहल उसमें था या नहीं था, इन्फ्लुएंस में था या नहीं। इंटरेस्टिंग बात, DUI नहीं है ना हमारे यहाँ, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, जो बाहर फौरन चेक किया था एक्सीडेंट के बाद, यार ये बंदा जो है, क्योंकि हमारा तो ये अजम्पशन है कि शराब तो है ही नहीं, है ही नहीं लेकिन है भाई, जितनी शिद्दत से आप ये कह रहे हैं नहीं है, उतनी शिद्दत से वो मौजूद है। तो भाई आपके यहाँ जब एक चीज़ कॉमन ही नहीं है, मतलब बकौल आपके ऑन पेपर तो कॉमन नहीं है, लेकिन वो उतनी कॉमन है, तो आप तो चेक ही नहीं करेंगे यार कितना बंदा नशे में रात को ड्राइव करके एक्सीडेंट कर रहा है। कल रात को डिग रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ तो शराब की बोतलें थी उसमें। मतलब जो मुझे ट्रिगर हुआ था ना पॉइंट, वो यहीं से हुआ था। हमारी यूनिवर्सिटी में एक दोस्त की शादी थी, उसके दोस्त बाहर से शायद ऑस्ट्रेलिया से आए और शादी अटेंड करने के लिए आए, और शादी की रात उनको शहबाज वाले सिग्नल पे एक आदमी ने मार दी वीगो, और वो नशे में था ड्राइवर। तो मतलब बता दो, एक लड़का अपने दोस्त की शादी में इधर आया अटेंड करने के लिए, उस साल उसको मर गया एक्सीडेंट में। उसके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी, मतलब वैसे भी जाए जवान मौत तो इतनी तकलीफ दी होती है, लेकिन देखें ना पूरे एक स्कीम बन गई ना, स्कीम ऑफ थिंग्स, कि वो खुशी के मौके पर आया और शादी की रात को ही वो मार दिया। आइडियली तो उसका जवाब ये है ना कि आप कैसे कह सकते हैं कि नशे में था वो बंदा। नहीं, वो बाद में पकड़ा गया ना। नहीं, उसके बावजूद मैं बोलूँगा आइडियली तो ये शराब तो हमारे लिए माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल है ना, आइडियली तो ऑन पेपर तो बात ही है। लेकिन भाई अगर आपको पता है कि एक चीज़ पी जा रही है, कंजम्पशन उसकी है, तो आप ऐसा कानून भी बनाए ना यार। आप चेक करें ना, वो जो टेस्ट बाहर के मुल्कों में किए जाते हैं कि यार आप वो जो अल्कोहल के टेस्ट होते हैं, मुझे उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन उस तरह की वो हमने देखा है मूवीज वगैरह के अंदर कि जी वो पुलिस वाले रोकते हैं जी, और इस तरह चेक करते हैं कि यार अगर आप अंडर इन्फ्लुएंस ड्राइव कर रहे हैं तो यू कैन नॉट ड्राइव, वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो कि ऑन पेपर एक चीज़ ऐसी नहीं है, तो हमारे समझा जाता है कि तस्वुर भी है कि नहीं पी जा रही हो भाई, उतनी पी जा रही है। मैं जब नया DH से जाना ज़्यादा शुरू ना, पढ़ाई की वजह से और कुछ कामों की वजह से, तो मेरा एक दोस्त ने समझाया कि यार तुम ज़रा ध्यान से चलाया करो, रात को यहाँ पे मामला बड़े अजीब होते हैं, कोई कहीं से नशे में निकल के गाड़ी मार देगा। तो अगर बल्कि मुझे एक और बात याद आई, शायद आप जानते हो हमारे एक साफ़ी हैं अरबाब साहब, ट्रिब्यून अखबार में सीनियर साफ़ी है, मैंने बहुत नाम लिया उनके साथ ना। तो उन्होंने एक अजीब बात बताई, मैं रात को कभी उनको ड्रॉप करता था घर पे ना, तो एक दफ़ा कहने लगे NMC वाले सिग्नल पे आया ना मैं, तो वहाँ पर सिग्नल बंद था, तो कहने लगा मुझे एक बात याद आ गई। एक दफ़ा मैं एक राइड हेलिंग सर्विस में था, और वो करीम उबरी कोई होगी, तो जब हम निकले ऑफिस से तो वो ना सारे सिग्नल तोड़ता हुआ आया, रेड सिग्नल को तोड़े जा रहा है, रात का वक्त है, 3-4 बजे निकलते थे अखबार से। तो कहने लगे जब NMC वाले सिग्नल पे आया ना, तो ये सिग्नल हुआ था ग्रीन, तो वो ग्रीन सिग्नल लेके स्लो हो गया। तो क्या है, मैंने बोला भाई तुम किस किस्म के आदमी हो, रेड सिग्नल तुम सारे लाल बत्ती तोड़ते हुए आए हो, यहाँ आगे स्लो क्यों हो गए हो? तुम्हें नहीं पता कि जो है रेड पे रुकते हैं और ग्रीन पे चलते हैं? उसने कहा नहीं सर मुझे पता है कि रेड मैं तोड़ता हुआ आया हूँ, मैं इसलिए ग्रीन पे स्लो हो गया हूँ, हो सकता है कोई और भी तोड़ रहा हो सिग्नल। बिल्कुल क्या लॉजिक लेके आया उसने कहा कि मतलब अगर सिग्नल तोड़ रहे हैं तो जो ग्रीन वाला उसकी जिम्मेदारी है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ कि सिग्नल ग्रीन है तो मैंने स्लो कर दिया, ऐसा कोई और सिग्नल तोड़ रहा हो। तो ये तो हालात है। अब मेरी जगह को रेसिप्रोकेट कर रहा होगा उधर से। बिल्कुल, मैंने कहा वो बंदे ने अपने निज़ाम में फिक्र बनाया हुआ है, वो पूरी दुनिया को ना रिवर्स ऑर्डर में देख रहा है। यही तो कह रहा हूँ सर, सिस्टम लोगों के अपने बने हुए हैं कि यार एक अपना ना आपका माइंडसेट बना, अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में ये होता है। मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे पता होता है यार कहाँ पे लेफ्ट लेन चल रही होगी। मेरा अपना मिजाज ये है कि मुझे पता है यार 4 बजे में गाड़ी चला रहा हूँ, लाल के लगा के थोड़े जैम ब्रेक लगते हैं राइट लेन में, पहले लेफ्ट। तो हमारे सिस्टम ही ऐसे कल मुझे एक दोस्त बताया हो गए सर गलती से। हमारे वो चाय वाला मोहल्ले में था, तो एक दफ़ा उसका एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा कैसे हो गया? कहने लगा यार वो काजिम भाई मैं तो राइट रॉन्ग जा रहा था, वो गाड़ी ने मार दिया। तो भाई राइट रॉन्ग क्या होता है? उसका मतलब मैं रोज ही जाता था इस रास्ते से। तो मेरे लिए तो राइट ना, ये हमारे कानूनी जो है ना वो नॉर्म्स बन गए ना, गलत चीज़ नॉर्म्स बन गई है बेसिकली, बात ये है। हाँ लेकिन अगेन वही ना कि हमने अलमिया, अब इसके अंदर आपकी वो पहली वाली बात कि हमने जो है वो इसको
इसी में हम अपना मज़ा भी ढूंढने लग गए, इसी गलत को हम सही भी समझना शुरू हो गए और इसी को अपना मुकद्दर भी समझना शुरू हो गए। कॉमिकल हो गए ना हम तो। हाँ, कि यार बस हाँ चलो कॉमिकॉन हो रहा है, एक बड़ा सा कॉमिकॉन हो रहा है। हाँ, कि हम यहाँ पे हैं, इसी में रह रहे हैं, इसी में पल बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। हाँ, जो मतलब आप बाहर निकले ना तो आपका गाड़ी लेके आप निकलते तो आपके बेसिक मसले मसाइल, पहला तो आप ये सोचते हो यार मुझे रास्ता कौन सा लेना है। आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हो, ये तो आपके लिए मसला ही नहीं है कोई। आपको पहला, फिर दूसरा ये यार मेरे शीशे चढ़े हुए नहीं चढ़े हुए, कोई आके नॉक तो नहीं करेगा, ठक ठक के लाओ भाई मोबाइल दे दो। सिग्नल पे गाड़ी होती है ना, दिल धक धक कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है बेसिक तो आपके। अच्छा, एक हमारे यहाँ भी ना एक हमारी वैसे भी एक सिक्योरिटी स्टेट है पूरा मुल्क। अगर आप देख लें बार्ड वायर, फ्लाईओवर्स के ऊपर आपने शीटें लगाई हुई, नीचे कोई ना देखे। नेशनल स्टेडियम बना ना तो बाहर उसके ग्राउंड बना, और जब रेनोवेट हुआ तो बड़ा मजे का लगता रहा। नेशनल स्टेडियम के फ्लाईओवर्स आप गुजरे, नीचे वो ग्रीन ग्रासी ग्राउंड दिख रहा है और एक व्यू नज़र आ रहा है आपको, जो है कि एक इतना अच्छी सी आपके वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है नेशनल स्टेडियम का। अब उसके ऊपर आपने उठा के वो बना दिया। भाई जब तुम ऑलरेडी 2 पुलिस वाले और रेंजर्स वहाँ खड़े करते हो मैच के दौरान, तो क्या जरूरत है जी ये खड़ा कर दो। बात ठीक है, आपके एस्थेटिक्स खराब होगा, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट तो है ना वहाँ पे। सर आप जब ब्रिज बंद कर देते हो, अब तो जब ब्रिज बंद कर देते हो तो भाई पूरे साल के लिए मुझे क्यों भुगतने दे रहे हो। या मैं अगर पोर्ट के पास से गुजरूँ तो मुझे क्यों नहीं समंदर या पोर्ट ग्रैंड नजर आया यार नीचे, मेरी आंखें क्यों नहीं उससे लुत्फानंदोज हो। बिल्कुल, आप लियारी एक्सप्रेस वे पे नदी से लुत्फानंदोज नहीं होते? बहुत जबरदस्त सर, मैं तो कभी कभी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ढूंढ रहा होता हूँ कसम से, जितनी झाड़ियाँ और वो सब मौजूद है वहाँ पे। अच्छा देखिए, वहाँ पे अगर आप लियारी से शुरू होंगे, वहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन की कर सकते हैं, प्लांटेशन करी, और मेरा ख्याल है कोई अंदाजे मैं बता रहा हूँ 4 से 5 हज़ार पौधे वहाँ पे चल गए, इन्होंने लगा दिए। लियारी से जब आप चढ़ते हैं टूवर्ड्स सोराबकोट तो आपको नजर आएंगे, प्लांटेशन करी, चल गई ना, कामयाब हो गए। बात वही है कि आप करना चाहते हो तो कहीं पे भी कुछ भी कर दो। वैसे लियारी एक्सप्रेस वे नेमत है एक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सफर करता हूँ, और अगर वो ना होता तो हमारे लिए साइट एरिया में। लेकिन देखें सर, मैं फिर भी वही बोलूँगा कि आपकी स्पेंडिंग ना ट्रांसपोर्ट पे होनी चाहिए, बसेस पे होनी चाहिए, ट्रेनें चला दें आप यार। 4 फैसल के ऊपर आप खड़े करें ब्रिजेस, अपने टावर्स वो अपने खड़े करें, फ्लाईओवर्स, और उसके ऊपर आप जो है यार वो मैंने पता नहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि जो रेड लाइन ऑरेंज लाइन सब डल रही हैं, इसका जो इवेंचुअल पॉइंट है वो आखिर में शारे फैसल पर अभी कुछ नहीं। देखिए येलो लाइन आनी है कोरंगी से एक, ठीक है, कोरंगी से आएगी आपकी ये NMC वाली रोड से होती हुई सीधा नर्सरी से उतर के नुमाइश जुड़ जाएगी। इसी तरह ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का आगाज़ होगा सोराबकोट से और ये वापस जाके नुमाइश को जुड़ जाएगी, और ऑरेंज लाइन वहाँ से आ रही है। ब्राउन लाइन का मैं गालिबन भूल रहा हूँ, पता नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि वो शारे फैसल पर आखिर में कोई एक मास ट्रांजिट के लिए जिस तरह से नीपा पे बन रहा है, आखिर में मतलब क़यामत की निशानी के तौर पे आप ये बता रहे हैं कि आखिर में, क्योंकि इतना टाइम तो लगना है। लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उससे पहले तो पाकिस्तान से हम चले हैं, आप तो बाहर चले आएंगे। लेकिन बस मुझे एक पॉइंट जो अटका हुआ है कि तो नशे का जो मसला है ना, इसके हवाले से अगर आप कुछ बताएं ना, क्योंकि वो ऐसा ना हो ना कि जो हम बात कर रहे हैं कि इतना अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल रहा है, तो ये कोई अवेलेबिलिटी पॉइंट ना बने, बल्कि हम ये बता सकें कि यार हम ये इश्तिहार नहीं चला रहे उसका कि यार आप भी कर लो, क्योंकि मुझे हमारे दोस्त है मुस्तफ़ा चौधरी साहब, वो बड़े अच्छे अदाकार हैं, कमेडियन हैं, बिल्कुल दोस्त हैं हमारे भी। अच्छा हाँ, वो मतलब उनसे तो हमारी हर हफ्ते मुलाकात होती ना, तो उन्होंने भी एक स्टोरी सुनाई अपने एक दोस्त की कि जो नशे में लग गया, और इतना ब्राइट लड़का नहीं लड़का, लेकिन नशे ने किस तरह से उसको तबाह किया, और फिर वो बिल्कुल तनहा होकर आइसोलेशन में फिर इंतकाल हो गया रिसेंटली। तो यार ये बड़ा कहना सुनना अच्छा लगता है कि यार हीरो स्टाइल है और जो है माचो मैन बन रहे हैं। अगर आपको खुदा न खासा ज़रा सी इल्लत लग गई और आदत लग गई ना, ये बहुत मतलब आपको भी तबाह करेगी, आपकी ज़िंदगी लेगी, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करेगी। ये इसका ना मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक थोड़ा सा जाऊँगा कि आपने कभी नोट किया है कि हमारी गाड़ियों के पीछे लोग लिखवाया हुआ होता है गैंगस्टर, पैब्लो एस्कोबार, फलाना ढिमकाना। ये असल में ना हमारी इंस्पिरेशंस बड़ी गलत हैं। ठीक है, दुनिया भर में ये होती हैं कि लोग ये फैंसी और वो चीज़ें करते हैं अपने साथ ना, लेकिन हमारी इंस्पिरेशंस ये बड़ी अजीबो गरीब सी हैं इस कौम की ना, कि नेगेटिविटी को ना फ़ौरन पकड़ लेते हैं, या विलन से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। अजीबो गरीब सी आइडियल बनाई हुई है आपने। या एक ना वो गाड़ियों का क्लब बना DHA के अंदर, कुछ यंग बच्चे थे 20-21 साल के, डेविल करके तो कुछ नहीं वो तो माफी DHA माफिया क्लब, पुलिस ने पकड़ा भी उनको बाद में, कुछ फायरिंग वायरिंग का इंसिडेंट, तो वो लड़के खैर फिर अब यहाँ मौजूद भी नहीं है, तो DHA माफिया क्लब के नाम से बना। तो बच्चे अच्छे थे, मैं जानता था उनको पर्सनली, लेकिन वो एक गलत उसमें इंस्पिरेशन उनकी अचानक से, बच्चे वाकई में सही थे वो, मैं जहाँ तक जानता हूँ। दो दरिया पे रेसेस होती हैं, उसमें लोग बेचारे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। चले वो भी जो बाइक की रेस, अच्छा आपने देखा कि यूट्यूब पे पेज मौजूद है उनके? नहीं, मैं तो फॉलो सर वो कमा रहे हैं लाखों रुपए। एक वो राइडर है, नाम भूल रहा हूँ, साकिब सनकी, आप उनको ज़रा यूट्यूब करें, उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और कमा रहे हैं वो अपनी रेसेस से। मुझे नहीं पता साकिब साहब क्या कर रहे हैं। हाँ, हमने कोशिश करी थी उन पे स्टोरी करने की। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये सारे लोग फिर नशा भी लिंक्ड इन चीज़ों से ना,
मैं इसलिए इसको लेट किया कि इस गेम में नशा भी लिंक्ड है, जुआ भी लिंक्ड है, ब्रेक निकाल के भी आपको पता है रेसेस होती हैं। हाँ वो ये सारा चल रहा है और नशा भी है। आईएएस और मैथ इधर बहुत है, इस साइड पे बहुत ज़्यादा किया है। देखिए यार अपनी मेरे सामने भी एक केस है ये आईएएस और मैथ का, बहुत ब्राइट शख्स, बहुत ही मेरे ख्याल में मॉडलिंग भी कर चुके हैं वो, और वो तबाह हो गया इस चक्कर में बंदा। लेकिन ना आपका अकल काम करेगी, ना आपकी सेहत आपके साथ रहेगी, और पैसा अलग बर्बाद होगा, और आप आखिर में ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मुझे अजीब अजीब बातें याद आना शुरू हो गई यार। वो हमारे एक दोस्त ठीक की तरह के ही हैं, वो एक दफ़ा वो उन्होंने बताया कि मुझे यही छोटी मोटी आदत थी मामलात की, वो बढ़ता गया। फिर एक दफ़ा किसी ने उनको कोकेन करा दी, तो वो इतना रोए मेरे सामने ना मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया और आप ही के इलाके में गया तो, और वो मैंने उनको भी तसल्ली दी, हौसला दिया, भाई लाइक हम कोई दम दरूद कर सकते हैं, कोई वजीफा बता सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। फिर ये कि उनको ये समझाया कि ये तो सब अपनी जगह पर रिलीजियस चीज़ है, आपको जो है वो किसी जो है वो साइकेट्रिक की हेल्प भी लेनी चाहिए, किसी से माहिर नफ्सियात से, या जो जिससे नशा छुड़वाने के तो लोग होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज देयर वाज अ विल, तो वो ओवरकम करके इस मसले से निकल गए। मतलब इतना खूबसूरत आदमी मेरे सामने बैठ कर रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, और ये कह रहा है कि यार मुझे इन चीज़ों की लत लग गई है। तो बस अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको महफूज भाई निकल नहीं पाते ना। असल में बात यह है कि ये चीज़ ऐसी है जो सबसे सैड पार्ट मुझे असल इस चीज़ का ही लगता है कि आप एक बार गए आपको दिख रहे होते हैं, आपकी अपनी गैदरिंग में दिख जाते हैं कि यार ये बंदा इस चीज़ में जा रहा है, आप टोकते भी हो, क्योंकि एक हर बंदे को आप टोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप टोकते हो कि नहीं यार ये गलत में जा रहा है। आर्गुमेंट बड़े अजीब देते हैं कि भाई ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और ये भाई ज़िंदगी सबकी ख़त्म होनी है, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, सबको पता है कि हर जान, फिर अल्लाह बनाता ही नहीं क्या, उसको पता है कि यार मैंने अगर खुदकुशी वाली हरकत है ना कि भाई कि मैं अब एक स्लो पॉइजन लेना शुरू कर दूँ आज के मरना है, तो ये तो फजूल बातें हैं। इस तरह की फजूल बातों में ना उलझा करें। अच्छा, आप तो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो क्या पीछे कराची का होगा, क्या देख रहे हैं अगले साल कराची में आप? मैं दुआ देता हूँ चले कराची को तो, लेकिन नहीं देखें बात में अगर अच्छी बात करें, ये लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ऐसा करना किसने है? इन्होंने ही करने। यही पार्टियां मौजूद है ना, एमक्यूएम आ जाएगी, पीपल्स पार्टी आ जाएगी। वैसे आगे मुझे पीपल्स पार्टी दिख रही है शहर में आजकल तो जो नहीं, शहर में वैसे भी आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी दिख रही है मुझे। अभी तो खबर, अगर आप सियासत पे बात करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची के अंदर जो इलेक्टोरल आगे मामला आते हैं, लेकिन अभी तो जो पीपल्स पार्टी इतनी सख्ती हुई हुई है 1-2 हफ्ते से, मीडिया ने भी खबरें इनके खिलाफ, इमरान खान पे भी तो बहुत सख्ती हुई हुई है, फिर भी कितना उसका पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी तो एक अपनी चीज़ होती है ना सर। ये सब तो अब देखें, बड़े जो उनका वोटर है ना, बड़ा समझदार है पीपल्स पार्टी का। समझदार क्या, इमोशनली समझदार है। पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए आपको एक नया भुट्टो पैदा करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं? नहीं, अब तो भुट्टो साहब नहीं कर सकते ना। जैसे कुछ गलत एग्जाम्पल ना हो जाए, अगर हो तो आप मुझसे ज़्यादा वो इसमें गलत होगी तो आपका इल्म इससे मुझसे ज़्यादा होगा। कुछ हमारे यहाँ मसलक बड़े जज्बात की बुनियाद पे बने हुए हैं ना, है ना, तो आप उनको आप जैसे उनको नहीं तोड़ सकते ना। पाकिस्तान में आप ये नहीं बोल सकते एक मसलक के बंदे को कि यार अब तुम इधर शामिल हो जाओ। पीपल्स पार्टी का जो निज़ाम है ना, उनके वोटर का निज़ाम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना उनका वोटर है कभी हटा है? आपने पीपल्स पार्टी के लोगों का रोमांस देखा है? नहीं हटते वो। नहीं, वो तो अब सारी दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं, उनके साथ लोगों का रोमांस होता है, क्रेज होता है। भुट्टो ऐसा रोमांस किसके साथ था आप बताएं? अब तो नजर आ रहा है ना एक साहब जिनका नाम नहीं ले सकते हम। ठीक है ना, नहीं नाम नहीं, अच्छा हो गया ना ये भी रोमांस। अब आप उनको कोई सही या गलत बताएं तो वो मानते हैं? उनको अगर आप दिखा भी दें कोई चीज़ कि भाई ये फैक्चुअली आप गलत चीज़ कोट कर रहे हो अपने लीडर के हवाले से या उसकी पॉलिसी के हवाले से, वो नहीं मानते, वो आपसे लड़ जाते हैं या आपको गालम गलोच, वो तो खैर गालम गलोच पे उतर आते हैं फ़ौरन ही। ठीक है, यही वो ये भी नहीं देखते कि वो एफटीसी पे खड़े हुए हैं या फिर वो बिल्कुल 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 वो ये भी नहीं देखते गाली किसको देनी है, एफटीसी वाले को देनी है या कारसाज से आगे वाले को देनी है। तो इसी तरह जो पीपल्स पार्टी का रोमांस है वो भी यही है कि यार जो सिंध के लोगों का उनके साथ अटैचमेंट है वो कहते हैं कि भाई इनके लोगों ने जान दी, हम तो वोट इनको ही देंगे। चलें, सबकी चॉइस है यार वो। हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए यार क्या कोशिश नहीं की गई होगी तोड़ने की, कितनी मरतबा, लेकिन उसकी रीजन यही है ना कि यार में किस पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं हुई, और इसमें क्यों नहीं कामयाब हो पाया आप पीपल्स पार्टी में? भाई कट्टू साइज करने की तो कोशिश हो रही है, कट्टू साइज हो रही है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे आप, या कोई जो टॉप टायर नहीं तोड़ पा रहे ना। बयानिया तो खड़ा हुआ है ना अपनी जगह पर, यही बात है। तो बस अल्लाह करे कराची शहर भी कुछ बन जाए, देखें पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, मैंने क्या करना इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज हो, या वो एक और पार्टी आजकल है, चलें तोड़े वो हो जो भी हो, तो भाई मुल्क
और कराची की तो बेहतरी अल्लाह करे। अगर इनको अकल आ जाए ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं शहर में, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बेच सकते हैं आप इस शहर को दुनिया में यार। आप बाहर जाते हो घूम फिर के नहीं आते कि यार हम ये देख कर आ रहे हैं, इतना तो बेच दिया, अब क्या बचा पीछे बेचने के लिए? नहीं ओलेक्स पे लगाते हैं अब शहर की मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ सर। बेच दिया ना आपने तो, सब कुछ ही तो बेच दिया, शहर का सुकून बेच दिया, करार बेच दिया, चैन बेच दिया, आपकी बात सही है, बिजली बेच दी, पानी बेच दिया। पानी का आप हम वो क्या बताएं, K4 प्रोजेक्ट क्या हुआ, पानी जाना कहाँ तक लग गया, उस पर तो बात ही ना करें सर। 2007 में अगर आपने ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट कराची के पानी को पूरा कर देगा तो अभी तक वो बना ही नहीं है। मतलब 2006-07 की एस्टिमेशन आपकी ये थी, तो अब वो बनेगा तो आपके मसाइल तो पानी के वहीं रहेंगे ना। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं हल सिर्फ हिजरत है कि अब आप जो महाजिर यहाँ पे आए थे कराची और सूबों से आए थे, शहरों से आए थे, आपको मतलब बाकी कौमियतें आपसे तेजी से बाहर जा रही हैं। हाँ तो ये कोई नहीं, हाँ चलें, वो मेरे पास स्टैट्स तो नहीं है, लेकिन ये कि हाँ ऑब्जर्वेशन कराची वाले बहुत जा रहे हैं बाहर। नहीं, आपको थोड़ा सा उठना बैठना है मेरा, तो मुझे अंदाजा है कि वो लोग भी क्विकली वे आउट निकाल लें अपना। फेडअप तो यार देखें सभी हैं, अगर आप देखें जो अशराफिया में शामिल है वो बड़ा खुश है। अशराफिया है ही कितनी आपके मुल्क की, है तो कम लेकिन हुक्मरान वही है, उसके अलावा तो कॉमन आदमी है ना। तो वो भी कह रहा है कि यार चले कराची वालों के लिए आखिर में कुछ उम्मीद की बात भी सुना दे यार। इतनी मायूसी और इतनी दुख भरी गुफ्तगू आपने की आज। कोई उम्मीद की बात नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि कुछ आपको आने वाले मुझे तो कराची में रहना ना सर। मैं कहता हूँ कराची के अंदर लोकल आवाम के लिए जो बेचारी बसों में धक्के खाती है ना, तब तक उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे ना। आप ये जायंट प्रोजेक्ट्स बना दें, मलिर एक्सप्रेस वे, फलाना एक्सप्रेस वे, आपको अपने मास ट्रांजिट पे काम करना होगा। लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जब आप ऊपर करते हैं ना, उनका जहन खुल जाता है, आपका मुल्क खुद ही तरक्की करने लगता है। दुनिया पागल नहीं, यूरोप पागल नहीं है। अपना दुख सुनाऊं आखिर में कि हम जहाँ पर स्कूल में बैठे हुए ना, ये मार्टिन रोड का इलाका है, बिल्कुल यहाँ पर दिन में अब 12 से 14 घंटे लाइट जा रही है। इस मौसम में सर्दी है ना, मतलब पीक सर्दियाँ कराची कितनी होती है, दिसंबर की क्या तारीख है आज, 13 तारीख है, इससे ज़्यादा क्या होगा। बिल्कुल। तो मैं चला गया बिजली वालों के ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आपको हमने पहले ना एक PMT लगा दिया था कि हमारी एक MPA है वो खातून, उन्होंने एक बड़ी हम पे एहसान किया कि भाई वो जहाँ जा रही थी तो उन्होंने कहा भाई आपका PMT अलग कर लेते हैं, तो क्योंकि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल का, यहाँ पे सारा मामलात हैं, तो वो कनेक्शन हमारा वहाँ से आ रहा था आगे 380 से कहीं से। तो लाइट दिन में 2 घंटे जाती थी, बाकी इलाके में लाइट जाती थी। अफसोस होता था दायरा में कि यार स्कूल में और मस्जिद में लाइट जल रही है, बाकी तो इलाका जो अंधेरे में। अब माशाल्लाह से इक्वालिटी हो गई है कि अब हम भी 14 घंटे 15 घंटे लाइट जा रही है। अच्छा है ना। तो हमने जाके वो दी हुई है एप्लीकेशन कि यार सब मतलब मेरे लिए अब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने ये किया कि हमने बच्चों को ना बहुत हाई टेक इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 70-80 कंप्यूटर लगाए हुए, बड़े स्टूडियो में कंप्यूटर लगाए हुए, हर क्लास में प्रोजेक्टर है और डिवाइसेस दी हुई हैं। मतलब हमारी ख्वाहिश ये थी ना, दुनिया देख के आए थे बाहर से कि जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, हाई स्टैंडर्ड, उसके बता के पढ़ाएं, लेकिन उस वक्त जहन में बात ही नहीं रही कि कराची। हाँ, ये आप नाम ले रहे हैं, आप पे केस हो गए। मैं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा नाम ले रहा हूँ, मैंने बिजली कंपनी का है, मुझ पे करता है। मैं ये सहाफत के दौरान बड़ी चीजें कई जगहों से फोन आते थे, सब देख लिया। पहले बहुत बहादुर होता था आपकी तरह, जब सब हमें तालीम के काम में आ गया ना बहुत बुज़दिल हो गया मैं, क्योंकि वो हम कहते थे ना बच्चे हो जाए तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। अच्छा, मुझे लगता है मेरे यहाँ 26-27 बच्चे हो गए, क्योंकि ऑफ द स्कूल में सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, अब मेरी ज़रा जिम्मेदारी है उनके साथ चलना। तो मैं मतलब कंप्लीट करूँ क्विकली, तो अब हमारे इलाके में लाइट इतनी जा रही कि हम परेशान हो गए ना, मतलब जनरेटर के खर्चे बढ़ गए, हर तरफ से बढ़ गए। तो एक साहब ने एप्लीकेशन लगवाई हुई है हमारी, अब पता नहीं कब सुनवाई हो हमारी। तो उन्होंने कहा यार मसला ये है कि आपको जहाँ से हम पहले बिजली दे रहे थे ना, उस इलाके वालों ने क्या किया, बिजली बना के आगे बेचना शुरू कर दी। मैंने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो बिजली बना के आगे बेच रहे थे तो आप हमें कलेक्टिव पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? वो गजा का आजकल मसला चल रहा है ना कि गजा में कलेक्टिव पनिशमेंट की बात हो रही है। तो कराची में भी हम देखते हैं कि बहुत सी आबादियों के साथ ना कलेक्टिव पनिशमेंट होती है कि भाई अगर 100 में से 50 लोग चले, 60 लोग, जो भी नंबर है, वो बिजली चोरी कर रहे हैं या बिलिंग ओवर बिलिंग का मसला होता नहीं कि वो बिल पूरे नहीं हो रहे, अंडर बिलिंग हो रही है, तो आप सबको सजा दे रहे हैं। तो ये इस शहर के जो करता धरता है उन लोगों के हालात हैं, और ये हमारे हालात हैं कि अब हम जो है सर्वाइवल मूड पे आ गए कि यार दिन में जब 12-14 घंटे लाइट नहीं होगी तो ये कैसे चलाएंगे स्कूल, और 26-27 बच्चों का ना मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगी, उन फैमिलीज़ की सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है यार। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इसको बिल्कुल सेकंड करूँगा। दूसरा, जहाँ तक वो एक कि मतलब कोई चेक एंड बैलेंस उन पर भी नहीं है ना। आप अगर आप देखें तो जैसे बहुत सारी चीज़ें और इस मुल्क में या सहाफ़ियों के लिए मुश्किल होती है बात करना, वो सही हो गया कि आप बात ही नहीं कर सकते कोई, क्योंकि सहाफ़ियों ने इतने जाना शुरू कर दिया उनके लंच में, उनके उधर फिर वो गिफ्ट्स भेजते हैं, चॉकलेट्स भेजते हैं, फूल भेजते हैं आपको। तो अब ये एक बड़ा साथ बैठ के काम हो रहा है, समझ रहे हैं? उनका मोटो है ना, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अजीब सी बात हो गई है, जो सारे मसले मसाइल का एक क्रक्स ये भी है कि सहाफ़त अच्छी नहीं हो रही है।
जब आपको किसी का सर का दर्द बनते हो ना, तो वो फिर उसका इलाज करता है। ये इदारे जितने भी हो गए, कोई इसका सर इलाज, एडवर्टाइजमेंट उसका हल है ना सर। आप बिल्कुल अखबार को इश्तिहार मिल गया तो सर हम के खिलाफ स्टोरी कर रहे थे कि किस तरह आपने खोल दिया इस तरीके से, राशिद मिनाज पे पूरा ट्रैफिक जैम हो रहा है, मिलेनियम पे 3 खबरें करी, उन्हीं मेजर खबर करता, मैं साइड स्टोरीज कर रहा था। सॉरी, चौथी पांचवी खबर के बाद ना मुझे क्या बोलता है, आपके मार्केटिंग में फलाने साहब हैं, उनसे जाके मिलने, मुझे फ़ोन मत करिएगा। अच्छा जी हाँ, तो उसके बाद हमने खबर नहीं करी है। तो मार्केटिंग वाले मिल गया आपको फिर? वो मैंने जाके क्या करना था, मुझे पता लग गया मेरी तनख्वाह से आनी है, अगले महीने की तनख्वाह जो आनी है इश्तिहार से आनी है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, शायद जल्दी तनख्वाह आ जाएगी, पहले 14-15 तारीख को आती थी, अब इस महीने जल्दी आ जाएगी, ये उम्मीद लगाई। तो ये तो सिस्टम है आपका। क्या कुछ जहाँ पे अच्छा इतने से एरियाज हम सहाफत करने को उसमें कर सकते हो, कर लो, नहीं कर चले तनख्वाह नहीं, राशन तो लग रहा आपका आई है सुपर। एक धमकी से मुझे एक स्टोरी याद आई थी, वो जो आपने कहता ना, आपने नाम ले लिया, जहाँ मैं रहता हूँ उसी इदारे के खिलाफ एक स्टोरी करी। स्टोरी ये थी कि जी आपने देखा वो आप घूम रहे होते हैं, खेमे लगे होते हैं घरों के बाहर, गार्ड्स बैठे होते हैं, एक बड़ा ट्रेंड है वहाँ पे। तो एक खबर नहीं थी उस दिन, तो हमारे हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं नईम साहब, उन्होंने स्टोरी करी कि जी नईम साहुत्रा साहब, उन्होंने स्टोरी करी कि एक रिटायर्ड जज थे, जस्टिस सजाद अली शाह, जहाँ तक मुझे नाम याद है, उन्होंने पटिशन की हुई थी कि भाई मेरे घर के बाहर से आपने ये हटवा दिया। सिंध वाले दो, जी सिंध वाले सिंध से रिटायर हुए थे रिसेंटली। वो रिटायर्ड जज ने पटिशन करी उस इदारे के खिलाफ, कि हाउसिंग अथॉरिटी के खिलाफ, कि यार मेरे घर से टेंट हटा दिया, बाकियों को तो लगा हुआ है। तो कोर्ट ने एक रूलिंग दी, हुक्म नहीं था, रूलिंग थी कि भाई आप हमें अगली उसके अंदर जो है वो या तो सबके हटा दें या कोई कानून दें इसका, सबके लगा दें, या सबके लगा दें, कोई कानून दे कि भाई किसको इजाज़त है, क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इजाज़त है, जज को इजाज़त है, क्या है। 15 दिन के अंदर उन्होंने जवाब दाखिल नहीं कराया, मैंने खबर कर दी, मैंने अपने पूरा तरीके से लीगली किया कि भाई मैं खबर कर सकता हूँ, मैंने वो खबर कर दी। खबर तो बड़ी आम सी है ना जी, कि वो खेमे जो है वो लगे हुए अब तक, ये वो इसमें खबर को स्लग वाली का बात करें ना, वो स्लग ये है कि हुक्म अदूली हुई है ना अदालत, वो तो कर दी। मैं आपको लेकर ही आ रहा हूँ कि वैसे तो बड़ी आम सी खबर है, ये डेली रूटीन की खबर हो गई ना, कि यार ये इस इदारे ने जो है वो अदालत को किसी खातर में नहीं लेकर आया, ना जवाब जमा कराया, ना जो था कि या तो सबके हटा दो या जवाब लेकर आया, वो भी नहीं किया। मैंने ज़रा सा दौरा किया, तस्वीरें वगैरह ली फोटोग्राफर साथ। मैंने कहा इस खबर को ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उस खबर को हमने इंटरेस्टिंग बनाया कि मैंने ना खेमे के अंदर का माहौल लिख दिया, पहले 2-3 पैराग्राफ। क्या लिख दिया? खेमे के अंदर का जो माहौल होता है, जहाँ बैठे होते हैं असला बरदार लोग, मैंने लिखा दिया। बिल्कुल जी, मैंने उसको लिखा जी कि अंग्रेजी के अंदर के 2-4 लोग बैठे हैं, उनमें से एक साहब जो अपनी मूंछों को जो है वो ताव दे रहे हैं, सामने माधुरी दीक्षित जो है वो धक धक करने लगा के ऊपर डांस कर रही है एक छोटे से टीवी सेट के ऊपर, और उनकी जो है वो गोद के अंदर गार्ड्स की एक SMG राइफल पड़ी है। यहाँ से स्टोरी का आगाज़ जब मैंने किया ना, तो वो बड़ी इम्पैक्टफुल स्टोरी बन गई। अब वो आगे तो चलती रही कि ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। अब उस अथॉरिटी के जो एक रिटायर्ड वो थे सर्विस से स्पोक्समैन, उन्होंने बड़ा मुझे सरसरी से जवाब दे दिया कि हाँ जी हम कर रहे हैं फलाना। उनको पता ही नहीं था अगले दिन क्या होने वाला है, इतनी बड़ी खबर लगने वाली है। वो खबर लगी, मुझे 2 दिन तक वो फ़ोन करते रहे कि मुझसे मिलने आए, थोड़ा धमकाना ले जाए। मैंने कहा चले जाते हैं ऐसी की तैसी। जब मैं वहाँ गया ना, तो मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छा खाना रखा था। उसमें बता रहा हूँ कि उसमें सी फूड तक मौजूद था, ठीक है, लेकिन हमें हम क्या कहने यार, महरूम हसनात साहब के उसमें से शागिर्दों में से, तो हमें सिर्फ पानी पीने की इजाज़त थी कि आप पानी पी सकते हैं। कमाल साहब ने भी बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी है इस पे। बिल्कुल हमने गुजारिश की है कमाल साहब से कि वो आए। नहीं, मैं उनसे पर्सनली गुजारिश करूंगा कि ज़रूर जाएं। तो वो हमने जो है, मैंने कुछ में खैर मैंने कहा खाना वाना नहीं, तो अभी अपने पॉइंट पे आए तो मज़ा आएगा। उसके अचानक से कर्नल साहब आए, नाम खैर मैंने ले लिया, उनके जो सीनियर थे वो अंदर आ गए और कहते हैं आपने की है? मैंने कहा जी मैंने कहा यार पता नहीं है। कह रहे हैं कि क्या लिटरेचर है आपका, क्या फलाना है ढिमकाना है। और मैंने कहा यार तारीफ, वो गुस्से में बैठा है, ये तारीफ कर रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप खेल लेते हो? नहीं, वो वाकई में बहुत ही कुछ ज़बरदस्त बंदा था, जो कि शेक्सपियर को पढ़ने वाले साहब थे। और कह रहे हैं कि तुम मुझसे मिलते रहना यार, मैं तो तुम्हारा स्टार्ट, इसने मुझे स्टोरी भेजी है तुम्हारी, मैं तो कह रहा हूँ क्या स्टार्ट लिखा है। बच्चे ने मुझे डायरेक्ट खेमे में पहुँचा दिया कि यार वहाँ क्या चल रहा है, ये वो कीप इट अप, और बेटा मेरे पास आना, चाय पीना कभी। अब वो साहब जब गए ना, तो वो जो स्पोक्समैन, तो उन्होंने अपनी टाइटल लिख करी, कह रहे हैं आपने मेरी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक ऐसी की तैसी करा दिया इस खबर ने, और ये कर दिया, आप इससे कोई रिबटल दे दे। मैंने कहा मैंने तो आपको कॉल करी थी सर, आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मैं तो यहाँ से उठूंगा, ऑफिस चले जाऊँगा। आपका वर्जन लिया आपने, इतना मुझे हल्का सा आदमी समझ के सरसरी सा वर्जन दिया। मैंने कहा आपकी गलती है, अब आप भुगते हैं इसको। कह रहे हैं इस्लामाबाद से फोन आ रहा है मुझे, कराची से आ गए, ये आ गए, वो आ गए। उनको समझ आया शायद जब कहता दिल में धक धक करने लगा, तो उसके ये मायने थे कि उनका धक धक हो गया। तो इकबाल ने कहा था हुआ खैमा जन कारवाने बाहर, वाह,
इरम बन गया दामने को हुसान। तो ये इनकी यही सूरत है। इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात और भी यकीनन आपके पास होंगे। नहीं सर। तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया। कुछ बातें आपकी भी हम काटेंगे इसके बाद, तो पॉडकास्ट में बीप लगा देंगे, सेंसर कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले किसी पॉडकास्ट में। कोशिश करेंगे उन्हीं आज़म को बुलाएं, उन्हीं आज़म बहुत शानदार साफ़ी जरूर करें। और उनसे आगे बढ़ के ये कि हमारे जो कमाल सिद्दीकी साहब हैं, हम बहुत से सहाफ़ियों के उस्ताद हैं वो, और उन्होंने बहुत इंडस्ट्री में जैसे कहते हैं नए लोगों को मुतारिफ़ करवाया, और तो उनसे भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत।